हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हम पीवाई क्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो बहुत सारे पीवाई क्यू क्वेश्चन सॉल्व भी करवाए मैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए और भी कुछ अच्छे पीवाई क्यू क्वेश्चन पे जा रहा हूँ मैं। तो पीवाई क्यू क्वेश्चन, क्योंकि अब तो मेरा पढ़ाने वाला पार्ट खत्म हो गया, अब तो मैं आपको सिर्फ पीवाई क्यू क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि कैसे आते हैं और आपके पास सोच क्या होना चाहिए। तो ये सब वीडियोज को कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट कई बार छोटा से कंसेप्ट होता है, लेकिन उसके पास जो वैरायटी होती है वो बहुत मैटर करती है। तो रेसिड्यू थ्योरम में वैरायटी बहुत मैटर करता है। रेसिड्यू थ्योरम का कंसेप्ट बहुत बड़ा नहीं है, एक फॉर्मूला है जो इन जनरल लोगों को बता दिया जाता है, तो वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपके पास वैरायटी होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से देखना है आपको, जो मैं बातें करते जाता हूँ, जिससे कि आपको खुद से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की नीड ना पड़े कभी। तो ये हमारा रेसिड्यू थ्योरम पार्ट नंबर 3, लेक्चर नंबर 17, पार्ट नंबर 18, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का यहाँ तक पहुंच चुके हैं अपन लोग। अब 2024 का क्वेश्चन ले रहा हूँ, IISc बैंगलोर का 2024 का। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 156 पे पहुंच गया अपन इस चैप्टर में। लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन पाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर जेड माइनस 2 एंड सी इज द सर्कल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विद मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3। जैसे आपके पास मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3 रहता है, तो ये सिंपल होता है आपके पास, क्योंकि मेरे को पता है कि जो सर्कल है उसका ओरिजिन जो है आपके पास, जो सर्कल का सेंटर है वो ओरिजिन पे, रेडियस 3 इज वेरी वेरी सिंपल। तो जब भी आपके पास ऐसा दिया रहता है तो आपको तो ये पता ही है कि ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। ये सर्कल है आपके पास जिसका रेडियस 3 है, ये जेड प्लेन है, तो इसमें आपको कभी इशू नहीं आता है। इतना सिंपल जब कोई दिया रहता है, 3,0 है, ये -3,0 है, तो -3,0 बिकॉज रेडियस इज 3, और ये आपके पास है 0,3, जेड इक्वल टू 3 आयोटा। ऐसा अगर जेड की वैल्यू लिखना है तो पॉइंट लिखना है तो 0,3 और ये 0 -3। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि देखो मेरे पास पोल्स कहाँ पे, तो ओरिजिन पे मेरे पास पोल्स, अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास पोल्स कहाँ पे, ओरिजिन पे, ये जेड इक्वल टू 0,0 मल्टीपल पोल्स है ओरिजिन पे, और एक पोल से जेड इक्वल टू 2 पे। ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सभी पोल्स इनसाइड द सर्कल, सभी पोल्स इनसाइड द सर्कल है, तो मैं रेसिड्यू फाइंड आउट करूंगा सभी के लिए। और आपके पास यहाँ पे ये नहीं दिया है कि इसका डायरेक्शंस क्या है, ये जो कंटूर है इसका डायरेक्शंस क्या है, जो सर्कल इसका डायरेक्शन क्या है। तो फिर हम क्या करते हैं सर, इस केस में हम कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसे सर? बाय डिफॉल्ट सर, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स द काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब हमको फाइंड आउट करना रहता है, तब हम फाइंड आउट जब करते हैं तो आपके पास ये एफ ऑफ जेड डी जेड हो गया ये, और मॉड ऑफ जेड इक्वल टू कितना है, तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3, ये कर्व है, और डायरेक्शन आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है। बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम कर लिए, और अगर ऐसा आपके पास आप एज्यूम कर लिए तो आंसर कितना होगा आपके पास, 2 पाई आयोटा, और रेसिड्यू तो R1 प्लस R2 लिख रहा हूँ। ये R1 क्या होगा, तो R1 होगा जेड इक्वल टू 0 पर रेसिड्यू। तो अगर मैं बोलूँ कि R1 क्या होगा, तो R1 जो होगा वो होगा रेसिड्यू जेड इक्वल टू 0, रेसिड्यू जेड इक्वल टू 0, वो भी मल्टीपल पोल्स है, तो M लिखता हूँ मैं तो मल्टीपल पोल्स, ऑर्डर 2 है। और यहाँ पे आपके पास रेसिड्यू है सिंपल पोल के कारण जेड इक्वल टू 2 पे, तो ये आपके पास जो R2 होगा उसकी वैल्यू होगी रेसिड्यू जेड इक्वल टू 2 पे, और M के लिए 1 मतलब सिंपल पोल है, ओके। ये है, तो कैलकुलेशन तो हम सिंपली कर लेंगे, तो हमको पता था। बस इसमें एक चीज थी कि बाय डिफॉल्ट आपको एज्यूम करना पड़ा एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों ही आपके पास जो पोल्स है वो आपके पास इनसाइड है, आपके पास एक मल्टीपल पोल्स है और एक सिंपल पोल है, दोनों इनसाइड है क्योंकि रेडियस 3 है। अब मेरे को बस आंसर की बात करना है, तो ठीक है। अब अगर मेरे को R1 की वैल्यू सॉल्व करना है तो मैं R1 की वैल्यू सॉल्व करने चले जाता हूँ कि ठीक है, R1 की वैल्यू सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। R1 की वैल्यू कि रेसिड्यू जेड इक्वल टू 0 पे, जब मैं रेसिड्यू जेड इक्वल टू 0 पे जा रहा हूँ, M की वैल्यू 2 है, आपको पता है फॉर्मूला होता है आपके पास M-1 फैक्टोरियल, ये M की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लिमिट जेड टेंस टू 0 डी बाई डी जेड, ये M-1 होता है, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपके लिए, डी जेड, ये और ये आपके पास हो जाता है जेड माइनस तो 0, तो जेड ही आपके पास, तो जेड माइनस 0 की पावर आपके पास M है, तो जेड माइनस 0 तो जेड की पावर M, तो M की वैल्यू 2 है, तो ये 2 हो गया आपके पास, और ये एफ ऑफ जेड हो गया दिस।
ये मैं फिर भी लिख दिया है तो आप जानते ही हो, तो आप डायरेक्ट लिख लेते हो 2 - 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल, इसमें कुछ होता नहीं है, लिमिट z टेंड्स टू 0, और ये सिंपल आपके सेम के लिए 2 है तो ये d/dz हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या सर साइन पाई जेड, ये आपको पता है बट फिर भी अच्छे से लिख दिया z-2, इसको हैंडल करना, आपको डिफरेंशिएट करना है इसको, और उसके बाद z इक्वल टू 0 पुट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद फिर z इक्वल टू 0 पुट करना है, तो ठीक है डिफरेंशिएट कर लेते हैं, z-2 का होल स्क्वायर, यस, z-2 साइन पाई जेड का कॉस पाई जेड और इनटू पाई, फिर माइनस साइन पाई जेड और फिर z-2 का डिफरेंशिएशन 1, इतना आ गया। अब अगर मैं बोलूँ कि हमको z इक्वल टू 0 पुट करना है, z इक्वल टू 0 पुट किया तो कितना बचा -2, z इक्वल टू 0 कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये 1 हो गया, फिर पाई भी था, माइनस साइन 0 0 हो गया, डिवाइड बाई z की वैल्यू 0, 0 - 2 का स्क्वायर मतलब 4, ध्यान से अगर देखा जाए तो कितना है आपके पास -2/4 आया, पाई भी था आपके पास, यस सर, तो ये आ गया आपके पास -π/2, चेक करो, यस सर -π/2 आ रहा है, ये रेसिड्यू आ रहा है मल्टीपल पोल्स के कारण, ये रेसिड्यू आ रहा है मल्टीपल पोल्स के कारण, सिंपल फॉर्मूला तो आपको याद हो जाता है बट फिर भी लिखा, मैं एक बार तो लिख ही देता हूँ करके, ठीक है, ये आपके पास -π/2 आ गया, रेसिड्यू अगर मेरे को सिंपल पोल के कारण निकालना है तो सेकंड वाला कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसमें मेरे को रेसिड्यू R2 निकालना है और रेसिड्यू z इक्वल टू 2 के कारण, यही था आपके पास, ये बड़ा सिंपल होता है, लिमिट z टेंड्स टू 2, z-2 f ऑफ z, तो z-2 कैंसिल आउट हो गया, यही था, चेक करो, यस z-2 कैंसिल आउट हो गया, z-2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, लिमिट z टेंड्स टू 2, z-2 कैंसिल आउट हो गया तो साइन पाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर बचा, अब z की जगह 2 पुट किया तो साइन 2 पाई हो गया, और जेड स्क्वायर किया तो 2 की स्क्वायर 4 आ गया, लेकिन साइन 2 पाई तो 0 होता है, तो ये वाले रेसिड्यू की वैल्यू 0 आ गई, ऐसा कम होता है कि रेसिड्यू की वैल्यू ही 0 आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी नहीं आ सकता, हो गया 0। अब आपके पास इंटीग्रेशन का आंसर अगर मेरे को लिखना है कि एफ ऑफ जेड डी जेड का आंसर लिखना है तो मेरे पास आंसर क्या होगा सर, ये था सर 2πi, R1 की वैल्यू कितना आया सर -π/2 -π/2, और ये आपके पास 0 आ गया, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो -π² इंटू आयोटा, ये आंसर। अब आयोटा का कोई जे लिख रहा है तो एक अलग बात है, जे लिख सकते हो, आयोटा और जे की बात होती है, आयोटा या जे एक ही बात होती है, बोथ आर सेम, ठीक है, तो -π² आयोटा -π², ये डी आंसर दिल्ली, ये देखो डी आंसर दिल्ली, ये आगे। ये 2024 का क्वेश्चन था, कुछ रखा था नहीं था, बस इसमें एक ही अच्छी बात थी कि z इक्वल टू जब 0 मल्टीपल पोल्स पे हम फाइंड आउट कर रहे थे तब तो आंसर π/2 आया, लेकिन z इक्वल टू 2 पे निकाल रहे थे तो रेसिड्यू की वैल्यू 0 आई, तो व्यक्ति थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है रेसिड्यू 0 कैसे आ गया, रेसिड्यू तो कैलकुलेट हो रहा है, नहीं साइन का फंक्शन था, z इक्वल टू 2 पुट के साइन 2π0 होता इसलिए, तो बेसिक गुड क्वेश्चन 2018 के क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2018 IIT गुवाहाटी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157 पे पहुंच गया अपन। इफ सी इज ए सर्कल मॉड ऑफ z इक्वल टू 4, अगेन डायरेक्शन गिवन नहीं है आपके पास, जब भी आपके पास डायरेक्शन इज नॉट गिवन, इफ डायरेक्शन इज नॉट गिवन then assume anti-clockwise direction, मतलब CCW, ये इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, डायरेक्शन गिवन नहीं है, मॉड ऑफ z इक्वल टू 4 तो मॉड ऑफ z इक्वल टू अगर आप 4 बोल रहे हो तो मॉड ऑफ z इक्वल टू 4 हो गया, ये z प्लेन x i y, ये आपके पास रेडियस 4 है तो 4,0, ये -4,0, ये 0,4, ये 0,-4, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बाय डिफॉल्ट, जब डायरेक्शन दी नहीं रहती है तो ये बाय डिफॉल्ट, ये अब मेरे पास पॉइंट्स क्या क्या है, बोले जेड इसके -3z + 2, तो मेरे पास अगर मैं इसके अगर रूट्स को निकालूं, डिनोमिनेटर ऑफ z इक्वल टू 0 पुट कर दे रहा हूँ तो z² -3z + 2 इसका स्क्वायर, कोई बात नहीं, एक्चुअली क्या हो गया z-2 और z-1 है, फैक्टर भी दिख रहा है आपको, स्क्वायर कर दे रहा हूँ मैं क्योंकि स्क्वायर था, z-2 और z-1 का मल्टीप्लाई करने, पूरा स्क्वायर भी कर सकता था बाहर, z-2 और z-1 का मल्टीप्लाई करने से -3z बनता है,
और प्लस 2 बनता है। देखो इसका मतलब है पता है, जेड माइनस 2 का स्क्वायर 0, मतलब जेड इक्वल टू 2, 2 मल्टीपल पोल्स है 2 पे, और जेड माइनस 1 का स्क्वायर 0, इसका मतलब है जेड इक्वल टू 1 पे भी मल्टीपल पोल्स है। तो क्या ये दोनों अंदर है? हाँ दोनों अंदर है। कैसे दोनों अंदर है? तो दोनों अंदर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जेड इक्वल टू 1 है और यहाँ पे जेड इक्वल टू 2 है। यहाँ पे जेड इक्वल टू 1 है मल्टीपल पोल्स, जेड इक्वल टू 2 है, ये भी मल्टीपल्स, बोथ आर मल्टीपल पोल्स। ऐसे बनाना है तो ऐसे बना लो, ये मल्टीपल पोल्स का साइन बन गया। तो 1 पे भी मल्टीपल पोल्स है, 2 पे भी, और दोनों इनसाइड है। अब अगर इनसाइड है आपके पास और आपको आंसर लिखना है तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? एफ ऑफ जेड डी जेड मॉड ऑफ जेड इक्वल टू कितना है? 4 है, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज या CCW बाय डिफॉल्ट, इसलिए तो अपन 2 पाई आयोटा लिख पाते हैं। और R1 मल्टीपल पोल के कारण रेसिड्यू, R2 ये भी मल्टीपल पोल्स के कारण रेसिड्यू। अगर मैं बोलूं कि R1 R2 क्या है, तो R1 क्या है? R1 है रेसिड्यू जेड इक्वल टू 1 के कारण, M के लिए 2 मल्टीपल पोल्स होता है। फिर R2 क्या है? ये भी रेसिड्यू है, ये भी रेसिड्यू है जेड इक्वल टू 2 के कारण, ये भी मल्टीपल पोल्स है, M इक्वल टू 2, दोनों कारण कैलकुलेट कर लेंगे। तो R1 और R2 हम कैलकुलेट करने जाने वाले मल्टीपल पोल्स के कारण। यस सर, दोनों मल्टीपल पोल्स है, दोनों इनसाइड द सर्कल, बाय डिफॉल्ट एंटी क्लॉक का डायरेक्शन मान ली, इसलिए फॉर्मूले में 2 पाई आयोटा आ गया। ठीक है, अब मैं R1 और R2 की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। जय अपन, तो पहला चीज आपके पास R1 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि R1 है आपके पास, तो रेसिड्यू जेड इक्वल टू 2 लिखे थे क्या? 1 लिखे थे, तो जेड इक्वल टू 1, M के लिए 2 है, दैट मीन्स मल्टीपल पोल्स है आपके पास, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, लिमिट जेड टेंस टू 1, ये डी बाई डी जेड, जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, M के लिए 2 है तो जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, एफ ऑफ जेड। अच्छा हुआ क्या, यहाँ से 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, लिमिट जेड टेंस टू 1, जो बाद में पुट करने के काम आएगा, डिफरेंशिएशन परफॉर्म करने वाले जेड माइनस 1 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? जेड माइनस 2 का स्क्वायर बचा बस, तो जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो 1 हो गया। अब लिमिट पुट करना बचेगा आपके पास, ठीक है कर लेंगे, लेकिन इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जेड माइनस 2 का पावर 4, जेड माइनस 2 का स्क्वायर और जेड स्क्वायर का 2z माइनस जेड स्क्वायर, और जेड माइनस 2 के होल स्क्वायर का 2 इंटू जेड माइनस 2। जेड माइनस 2 कैंसिल आउट हुआ, लिमिट बाद में पुट करूंगा अभी मैं। जेड माइनस 2 कॉमन ले लिए, तो जेड माइनस 2 वहां से भी गया, यहाँ से भी गया, तो जेड माइनस 2 यहाँ से क्या बचा? जेड माइनस 2 इंटू 2z बचा यहाँ पे, यहाँ से जेड माइनस 2 गया तो 2z स्क्वायर बच गया, और डिवाइड बाई जेड माइनस 2 का क्यूब बच गया। अब जेड इक्वल टू 1 था, अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 1 माइनस 2 तो माइनस 1, और ये 2 तो ये माइनस 2 हो गया, माइनस ये भी माइनस 2 हो गया, और ये जेड 1 माइनस 2 माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही होता है, ये प्लस 4 आ रहा भी है, प्लस 4 आ रहा है, एक रेसिड्यू R1 की वैल्यू प्लस 4 आ रहा है। सिमिलरली अब R2 कैलकुलेट करेंगे, तो ये R1 की वैल्यू प्लस 4 आ गया। तो ध्यान से देखा जाए तो R1 की वैल्यू 4 है। ठीक है, अच्छा सेकंड सॉल्व करना चालू करते हैं। कुछ टफ नहीं होता, आपके पास आपका स्टाइल अच्छा होना चाहिए। R2 रेसिड्यू जेड इक्वल टू 2 पे, ये भी मल्टीपल पोल्स है, M इक्वल टू 2, 1 अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, लिमिट जेड इक्वल टू 2, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर और एफ ऑफ जेड, तो जेड माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, ये फॉर्मेलिटी 1 फैक्टोरियल जो 1 होने वाला है, लिमिट जेड टेंस टू 2, डी बाई डी जेड करोगे, जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो बचेगा क्या? जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, इतना बचेगा। ये देखो जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट, जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर बच गया। फिर से इसको भी सॉल्व करेंगे अपन, ये तो 1 हो गया, लिमिट जेड टेंस टू 2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा पता है? जेड माइनस 1 की पावर 4, और ये आ जाएगा जेड माइनस 1 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर का 2z माइनस जेड स्क्वायर, और जेड माइनस 1 के होल स्क्वायर का ट्वाइस इंटू जेड माइनस 1, तो जेड माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, लिमिट जेड टेंस टू 2 बाद में पुट करूंगा मैं, जेड माइनस 2 कैंसिल आउट, जेड माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया,
तो ये जेड माइनस वन बचा और ये 2z बचा और ये बचा आपके पास माइनस 2z स्क्वायर और नीचे बच गया जेड माइनस वन का क्यूब। ये अब जेड इक्वल टू 2 पुट करना है आपको। 2 माइनस 1 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4, तो ये बचा 4 माइनस ये जेड का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 4 4 इंटू 2 तो माइनस 8, तो ये 8 हो गया। 2 माइनस 1 मतलब 1 का क्यूब तो 1 आ गया। एक्चुअली माइनस 4 आ रहा है, चेक करो R2 की वैल्यू। जब मेरे को आंसर देने की बारी आई कि आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर आया एफ ऑफ जेड डी जेड एंटी क्लॉकवाइज बाय डिफॉल्ट, इसलिए 2 पाई आई था, R1 प्लस R2 था, तो 2 पाई आया बेटा। R1 की वैल्यू कितना आया था सर 4, R2 के लिए -4, आंसर विल बी 0, तो 0 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ऑप्शन में जरूर 0 दिया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में वो लोग चेक करना चाहते हैं कि आपका मैथमेटिक्स कितना अच्छा है, आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो कि नहीं। तो आपको आना चाहिए 2018 IIT गुवाहाटी का क्वेश्चन, और सब इनसाइड द सर्कल थे आपके पास, तो आपको निकालना था जेड इक्वल टू 1 पे भी जेड इक्वल टू 2 पे भी। पहले फैक्टर कर लिए, फिर हम फाइंड आउट कर लिए। तो मल्टीपल पोल से दोनों ही और दोनों ही इनसाइड द सर्कल थे। इसका मतलब है कि वो आपसे चेक करना चाहते थे कि चलो आपको देखते कैलकुलेशन का स्टाइल, आपका खुद का कॉन्फिडेंस, ऐसी चीजें चेक करना चाहते। 2016 IISc बेंगलोर का क्वेश्चन ले रहा हूँ ये, 2016 IISc बेंगलोर क्वेश्चन नंबर 158 पे पहुंच गया था। क्या है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 2 पाई जे जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड। मेरे को लगता है कि आपको ऐसा लिखना चाहिए उनको, ये कभी कभी नहीं लिखते, मतलब 10 में से 9 बार तो लिखते हैं, एक आधी बार छूट जाता है, कोई बात नहीं है ना, क्योंकि कंटूर इंटीग्रल है। वेयर जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सी जे यूनिट सर्कल विद सेंटर एट 1 प्लस जे जीरो इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, अगेन डायरेक्शन गिवन नहीं है। अगर सी यूनिट सर्कल है आपके पास, सेंटर कहाँ पे, देखो यूनिट सर्कल सेंटर कहाँ पे, 1 प्लस जे जीरो। और यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है, यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस इज 1, ये यूनिट सर्कल का मतलब होता है रेडियस इज 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक सर्कल बना है जिसका सेंटर कहाँ पे पता है, 1,0 पे। सेंटर अगर 1,0 पे है आपके पास ये, और रेडियस 1 है, ऐसा सर्कल बनेगा आपके पास, अगर आपको ऐसा देखना है तो। ये सेंटर आपके पास बना 1,0, कैसे बोला था सेंटर यार, 1 प्लस जे जीरो जे, तो 1 1 है ये, तो 1,0। रेडियस 1 है, इसका मतलब ये कहाँ पे कट कर रहा है, राइट साइड में 2,0 और लेफ्ट साइड में 0,0, ये मतलब होता है। डायरेक्शन गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो एंटी क्लॉकवाइज बाय डिफॉल्ट, यस बाय डिफॉल्ट देना चाहिए आपके पास। एक अच्छा कंसेप्ट तो बोलता है कि डायरेक्शन दे देना चाहिए, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज जो देना है उनको, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब जेड स्क्वायर माइनस 1 आपके पास है, अगर ध्यान से देखा जाए तो जेड स्क्वायर माइनस 1 है, और जेड स्क्वायर माइनस 1 अगर आप पुट कर रहे हो कि सर तो जेड स्क्वायर माइनस 1 है मेरे पास, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ जेड, डिनोमिनेटर ऑफ जेड अगर मैं बोलूँ कि डिनोमिनेटर ऑफ जेड इक्वल टू 0 पुट करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पोल्स या सिंगुलर पॉइंट, तो जेड स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 है, तो जेड की वैल्यू कितना हो गया सर +-1। जेड की वैल्यू +1 यहाँ पे होगा, ये जेड इक्वल टू +1, और यहाँ पे है जेड इक्वल टू -1, ये जेड इक्वल टू -1। ये तो आउटसाइड हो गया, ये तो आउटसाइड हो गया, आउटसाइड द कर्व, और ये क्या हो गया इनसाइड, ये इनसाइड आ गया। यही हुआ आपके पास। जेड इक्वल टू 1 पे हम फाइंड आउट कर लेंगे, डायरेक्ट अपने से एज्यूम कर लिया हम लोग। अब इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। जब मैं सॉल्व करने गया तो मेरे को दिखा 1 अपॉन कितना था 2 पाई जे लिखा था, जे लिखा आयोटा लिखो एक ही बात, ठीक है। ये आप अपन बना लिए जेड स्क्वायर +1 और जेड स्क्वायर -1, और ये क्या था आपके पास डी जेड। ये तो मेरे को पता है कि यहाँ से जो 1/2 पाई जे लिखा हुआ है, ये तो अलग बात हो गई। यहाँ से आपके पास 2 पाई आयोटा, आयोटा को जे लिख रहे तो जे लिख लेते अपन। फिर रेसिड्यू ये R1 ही लिख रहा है आपके पास, जेड इक्वल टू पता है किस पे 1 पे, ये इतने, क्योंकि जेड इक्वल टू 1 पे ही आपके पास रेसिड्यू इनसाइड द सर्कल, जेड इक्वल टू 1 पे हम फाइंड आउट करने वाले। अब रेसिड्यू 2 पाई जे से 2 पाई जे कैंसिल आउट हो गया, तो इसलिए कई बार बाहर ये जो लिखा रहता है कैंसिल आउट हो गया। अब रेसिड्यू आपको निकालना, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो जेड इक्वल टू 1 पे रेसिड्यू निकालना है, तो मेरे पास दो तरीका है। जेड इक्वल टू 1 पे जेड स्क्वायर +1 रहने दो, मतलब ये पाई ऑफ जेड वही रहने दो, और साइड एज जेड कर लो, फिर पुट कर लेना जेड इक्वल टू 1।
तो फाइव जेड कितना है, जेड स्क्वायर प्लस 1 है, साई जेड कितना है 2z, और पुट कर लो जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1 पुट किया तो ऊपर कितना हो गया 2 आ गया, नीचे कितना आ गया 2 इंटू जेड इक्वल टू 1, तो ये आपके पास आ रहा है 1, ये 1 आ गया आंसर इस आई का। अगर मैं बोलूँ कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप था तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1.0, ये 1.0 इसका आंसर आ गया। कोई बोल सकता है कि सर मैं ऐसा नहीं करता, तो फिर आप ऐसा नहीं करते तो जेड स्क्वायर प्लस उनको रेसिड्यू निकालने अगर जाते हैं आप कि रेसिड्यू निकालना है जेड इक्वल टू 1 पे, तो रेसिड्यू निकालने जाते तो फिर आप करते लिमिट जेड टेंस टू 1 जेड माइनस 1 और एफ ऑफ जेड करते। अब लिमिट जेड टेंस टू 1 कर रहे हो आप और जेड माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं एफ ऑफ जेड से, एफ ऑफ जेड कितना है जेड स्क्वायर प्लस 1 है और जेड स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा जेड माइनस 1 और जेड प्लस 1 हो जाएगा ये, तो आपके पास एकदम कैंसिल आउट हो जाता है, जेड माइनस 1 से जेड माइनस 1 कैंसिल आउट। अब जेड की जगह 1 पुट करो, जब 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 आ गया और 1 प्लस 1 2 आ गया, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो रेसिड्यू की वैल्यू 1 आ गई, ये आपके पास रेसिड्यू की वैल्यू 1 आ गई, ये रेसिड्यू की वैल्यू 1 आ गई। और रेसिड्यू ही इसका आंसर इसलिए हो रहा था क्योंकि ये टर्म कैंसिल आउट हो गया था, तो रेसिड्यू आंसर है इस क्वेश्चन का, ये और करके लिख दिया। अब हमको तो क्लियर है, कोई इशू तो है नहीं। ऐसे क्वेश्चन टफ होते नहीं, ऐसे क्वेश्चन कुछ टफ नहीं होते, बस आपको क्वेश्चन रीड करते आना चाहिए, आपको देखते आना चाहिए कौन सा पॉइंट आपके पास है। 2006 का क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या क्वेश्चन है आईआईटी खड़गपुर का। द वैल्यू ऑफ द कंट्रोल इंटीग्रल, और आपके पास जेड माइनस जे इक्वल टू वो दिए, आपको ध्यान से अगर देखोगे तो क्या गिवन है पता है, जेड माइनस जे मॉड ऑफ जेड माइनस जे इक्वल टू 2, जेड माइनस जे इक्वल टू 2, ये जेड माइनस आयोटा इक्वल टू 2 है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास डिनोमिनेटर ऑफ जेड इक्वल टू जब मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो क्या वैल्यू आ रही है सर, जेड स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा आ रही है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को जेड की जगह अगर आपके पास जेड इक्वल टू जेड 1 और 2 आयोटा पुट करना है, ये पहला वाला पॉइंट है बिना सर्कल बनाए, तो 2 आयोटा पुट कर ले रहा हूँ मैं, 2 आयोटा माइनस आयोटा है ये, तो पता है 2 आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा आएगा और आयोटा का मॉड 1, तो ये लेस देन 2 आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब ये होगा ये इनसाइड होगा, ये इनसाइड होगा, यस। अब जेड इक्वल टू जेड 2, जेड इक्वल टू जेड 2 मतलब माइनस 2i, जब मैं माइनस 2i पुट कर रहा हूँ तो माइनस 2i और ये माइनस आयोटा था, पता माइनस 3 आयोटा का मॉड कितना होता है 3 होता है, ये ग्रेटर देन 2 आता है, ग्रेटर देन 2 आता है, मतलब ये आउटसाइड आ गया, ये आउटसाइड आ गया, इसका मतलब है कि ये आपके पास कैलकुलेट करेंगे इसके कारण आंसर नहीं होगा, ये मतलब हो गया। सर पॉजिटिव सेंस लिखा था, इसका मतलब डायरेक्शन गिवन था, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव सेंस लिखा था। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे को पॉजिटिव सेंस लिखा हुआ है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये आपको ये इतना पॉइंट क्लियर है कि एंटी क्लॉकवाइज या CCW या पॉजिटिव सेंस एक ही बात होती है, और ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर ये होगा 2 पाई आयोटा, इसका मतलब ये होता है। और रेसिड्यू कैलकुलेट कर लो आप, एक ही रेसिड्यू आ रहा, रेसिड्यू जेड इक्वल टू 2i पे, रेसिड्यू जेड इक्वल टू 2i पे कैलकुलेट कर लो, ये जेड इक्वल टू 2i पे आपके पास ये रेसिड्यू आ रहा था। अच्छा बिना सर्कल बनाए हम ऐसा बता दिए, अगर मैं सर्कल बनाता तो फिर मैं जेड माइनस जे इक्वल टू 2 है, तो फिर मैं ऐसा लिखता, तो मैं आंसर तुरंत नहीं लाना चाहता, जेड माइनस जे या आयोटा इक्वल टू 2 है, इसको आप जेड माइनस आयोटा ही लिखो यार, इक्वल टू 2 है। मेरे को बताओ अपन क्या लिखते हैं, जेड माइनस ए प्लस आयोटा बी लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये रेडियस है, अगर मैं इसको लिखूँ ध्यान से तो जेड माइनस ए की वैल्यू कितना हो गई 0 और आयोटा और बी की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 1, तो जब माइनस बाहर से जब अंदर जाएगा तो आयोटा आ जाएगा, सही है, इसका मतलब क्या है, और ये इसकी वैल्यू कितना है 2, तो ध्यान से अगर देखा जाए कंपेरिजन बेसिस पे तो क्या दिख रहा है आपके पास, ए की वैल्यू 0, यस सर, बी की वैल्यू 1, हाँ सर, और रेडियस की वैल्यू 2 है, यही मतलब है, तो बी की वैल्यू 1 ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 रेडियस 2 है, तो एक ये बनाया मैं, एक सर्कल बनाया और इसका सेंटर कहाँ है 0, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 है, तो 0, 1 पे आपके पास सेंटर है और रेडियस 2 है, तो -1 तक यहाँ तक आएगा,
और ये 1 से स्टार्ट हुआ था आपके पास, तो ये रेडियस आपके पास है। तो अगर मैं बोल दूं कि मेरे को ऐसा बनाना है ये, और मेरे को पता है कि ये रेडियस आपके पास 2 है, रेडियस 2 और 1 से स्टार्ट हुआ था, तो कहाँ पे जाएगा, -1 पे जाएगा। ऊपर वाला कहाँ पे जाएगा, 3,0, तो 0,3 तक ऊपर चला गया। सेंटर 1,0 पे था, फिर ये 0,0,0, तो 1 से 2 आपके पास इतना हो गया। यहाँ पे लेते हैं अगर अपन ये और ये हो गया आपके पास, सेंटर हो गया आपके पास 0,1, 2 का रेडियस तो इधर चला गया, फिर रेडियस इधर आपके पास हो गया, तो कितना हो गया, रेडियस 2 है तो 0,-1, तो ये आएगा आपके पास दिस वन, ये 0,0 आएगा, दिस वन 0,0, ये वाला पॉइंट। ऐसा करके बना लिया, अगर आपको ऐसा बनाने का बहुत मन है तो। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास क्या क्या है, पॉइंट मेरे पास क्या क्या है, बोले सर पॉइंट से सर +-2i, तो पता आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट्स होगा, यहाँ पे एक पॉइंट्स होगा 0,2, ये 0,2, इसको बोलते हैं 2i, और एक पॉइंट आपके पास यहाँ होगा 0,-2। क्या मतलब है, ये आपके पास ये पोल्स है, z=2i का यही मतलब होता है, और ये पोल्स जो है z=-2i का यही मतलब होता है, -2i का यही मतलब होता है। ये अच्छे से लिख देता हूँ, z=-2i का मतलब ये होता है, ये आउटसाइड और ये आपके इनसाइड। अगर पॉइंट देखो तो 0,2 और 0-2, तो ये इनसाइड है। यस सर, ये वाला पॉइंट इनसाइड है। हम भी ये लिखे थे कि z= जो 2i है उसी का रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे, हम तो बोल ही चुके थे पहले। तो कई बार आपको बहुत कॉन्फिडेंस होता है तो आपको सर्कल भी नहीं बनाना पड़ता है, आप सिर्फ इस इक्वेशन को देख के बता देते हैं, रूट्स को देख के कि कौन सा इनसाइड होगा कौन सा आउटसाइड होगा, तो आपको कई बार सर्कल भी नहीं बनाना पड़ता। सर्कल बनाने में आपको बहुत अच्छा लगता है तो कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ बनाना कोई बड़ी बात है। अच्छा, डायरेक्शन आपके पास पॉजिटिव सेंस था, तो पॉजिटिव सेंस आपके पास ये डायरेक्शन ले लीजिए, पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस का मतलब ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव सेंस। तो मेरे को रेसिड्यू z=2i पे निकालना है, तो मैं रेसिड्यू का हमको z=2i पे निकालना, मेरे पास फंक्शन बड़ा सिंपल दिया है, तो अगर मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करना है तो बहुत ही आराम से निकाल सकता हूँ कि मेरे को रेसिड्यू निकालना है। अगर रेसिड्यू z=2i पे निकालना है तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि φz साइड z और z=2i। φz की वैल्यू कितना है, 1 है, क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं, और साइड z की वैल्यू कितना था, z² + 4 था, तो 2z आ गया। अब पुट करो z=2i, पता है कितना आ रहा है सर, 1/4i आ गया, 1/4i। अब अगर मेरे को आंसर लिखना है f(z)dz, और ये था 2πi, और रेसिड्यू की वैल्यू आ गई 1/4i, i से i कैंसिल आउट, ये आंसर आ रहा है आपके पास π/2, π/2 इज द आंसर। ऑप्शन में दिया होगा π/2 इज द आंसर, देखो जरा π/2 इज द आंसर, यस सर π/2 इज द आंसर। अगर ये क्लॉकवाइज गया होता तो -π/2 आ जाता। किसी को लग सकता है कि सर डिफरेंशिएशन कर दी, अगर सर आप ऐसा नहीं करते तो, अच्छा ऐसा नहीं करते तो देखो रेसिड्यू लिख रहा हूँ z= किस पे, 2i पे। रेसिड्यू का फॉर्मूले से लिखता हूँ मैं, लिमिट z→2i, z-2i, f(z) क्या होता, z²+4 है, z-2i होता और z+2i होता, यही होता है f(z), उसमें से एक टर्म कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है, सिंपल पोल ही है। z=2i पे अब z के लिए 2i पुट करो, 1/4i आ गया, ये 1/4i यही वाला 4i है, सेम, बस हमारा स्टाइल अलग अलग हो सकता है, बस आंसर वही आ जाएगा, π/2 इज द आंसर, π/2 इज द आंसर। तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस आपको बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई कैन इजीली मैनेज और सब कुछ। 2007 IIT कानपुर का क्वेश्चन, 2007 IIT कानपुर में जेड की जगह एस प्लेन लिखा हुआ था, पूरा का पूरा। इफ द सेमी सर्कुलर कंटूर डी था, रेडियस 2 था, ऐसा वाला आप यूज करते हैं ना, किस कंटूर वगैरह में यूज करते हैं। एस ऑन द फिगर द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल है, क्लोज इंटीग्रल की वैल्यू आपके पास, डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन अगर ध्यान से दिया जाए तो इस कंटूर का जो डायरेक्शन है आपके पास, डायरेक्शन दिख रहा है आपके पास, क्या डायरेक्शन दिख रहा है सर, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, बिल्कुल सही। CCW दिख रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा एक और चीज आपके पास, जैसे z= क्या होता है, हमको इतना क्लियर रहना चाहिए, z= क्या होता है, x+i/y। वैसे अगर मैं s की बात करूँ, एस प्लेन की बात करूँ, तो सिग्मा प्लस ज्योमेट्री,
कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जेड, यस कॉम्प्लेक्स नंबर। एस भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कल को एग्जाम में एस लिख दे और एस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चालू हो जाए तो कोई भी इशू नहीं है। सेम वही बात है, जैसे जेट प्लेन होता है वैसे ही एस प्लेन बना हुआ है। इसका मतलब है कि आप जेट को एस से रिप्लेस कर सकते हैं, यस आंसर ही यस, ऐसा किया जा सकता है। अब बात ये हो रही है कि 1/(s²-1) है। अब मेरे पास तो पूरा का पूरा कंटूर बना हुआ है। रेडियस कितना दिख रहा है? रेडियस 2 दिख रहा है सर। रेडियस अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेडियस 2 दिख रहा है, तो s²-1 है मेरे पास। क्या आपके पास? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, तो डिनोमिनेटर ऑफ s लिखूंगा इस बार s के फॉर्म में, तो डिनोमिनेटर ऑफ s इक्वल टू 2 और सिंगुलर पॉइंट्स या पोल्स, तो क्या आ गया s²-1 इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू आ रही +-1। s की वैल्यू +-1 अगर आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि s की वैल्यू एक तो आएगा +1 यहाँ पे इनसाइड द दिस कंटूर, और एक आपके पास पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे s की वैल्यू -1। ये आउटसाइड आ गया, ये इनसाइड आ गया, ये आउटसाइड आ गया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये आपके पास है इनसाइड द कंटूर, इनसाइड द कर्व, और ये आउटसाइड है। तो मेरे को s=1 पे मेरे को फाइंड आउट करना रहेगा। तो अगर मेरे को आंसर निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी आंसर क्या होगा पता है? इसका आंसर 2πi, y पॉजिटिव बिकॉज डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं बोलूं कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसके कारण 2πi गिवन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए 2πi। फिर मैं बोलूंगी कि फिर मैं बोल रहा हूँ कि रेसिड्यू s=, जेड की जगह s लिख रहा हूँ, रेसिड्यू s=1 पे, बस खत्म, एक ही रेसिड्यू आएगा आपके पास। यस सर, s=1 पे, वो इनसाइड है। अब मेरे को आंसर लिखना है कि मेरे को रेसिड्यू s=1 पे अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, तो मैं आगे बढ़ भी सकता हूँ। कैसे? 2πi मेरे को निकालना है ये, तो मैं n आपके पास ये कर देता हूँ फाई ऑफ s, ऐसे लिखते थे ना अपन, फाई ऑफ जेड लिखते थे, फाई ऑफ s अपॉन साई डेस s, और s की जगह 1। तो 2πi, फाई ऑफ s की वैल्यू कितना है? 1 है, और साइड एस की वैल्यू s²-1 है, तो 2s हो गया, और s की जगह 1 है। कितना हो गया? 2πi, और ये आ गया आपके पास 2, s की जगह 1 पुट कर दो, 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई इंटू आयोटा इज आंसर। अगर मेरे को रूट ऐसा नहीं पुट करना है तो पाई इंटू आयोटा कितना आ रहा है? तो पाई इंटू आयोटा, पाई आयोटा मतलब j, ए आंसर। देखो जरा ध्यान से। अच्छा, अगर मेरे को रेसिड्यू कैलकुलेट करना होता तो मैं ऐसा भी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि सर मेरे को रेसिड्यू कैलकुलेट करना है s=1 पे, तो ये होता है लिमिट s टेंड्स टू 1 s-1 f ऑफ s, ये f ऑफ s होता, लिमिट s टेंड्स टू 1 s-1 f ऑफ s है कितना है? बोले सर 1/s²+1 है, तो 1/s²+1 मतलब s-1 और s+1। इससे क्या होता सर? इससे s-1 कैंसिल आउट होता। अब s की जगह 1 पुट करो जरा, 1/2 आ रहा है सर रेसिड्यू, तो 1/2 आ रहा था रेसिड्यू आपका, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो रेसिड्यू आ गया आपके पास। s=1 पे रेसिड्यू आ रहा है, और s=1 पे रेसिड्यू आपके पास 1/2 आ रहा है, तो 2πi मल्टीप्लाई हो गया आंसर। ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, आपकी चॉइस। इसलिए मैं बताया आपके पास कि आपको ये ना लगे कि सर मैं तो सर जेट प्लेन जानता हूँ, कॉम्प्लेक्स प्लेन तो जानते हैं आपके पास। कल कॉम्प्लेक्स को अगर कोई एस लिख दिया तो, कुछ कॉम्प्लेक्स को कल कोई दूसरा नंबर लिख दिया तो नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो ये। कल कोई डब्ल्यू लिख दिया तो चलेगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन होना चाहिए। नॉर्मली 99% केस, 99.99% तो हम जेड प्लेन की बात करते हैं, बार बार जेड लिखते हैं, एवरीवन यूजेस जेड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कभी एस लिखा है तो ज्यादा कोई वरी ना करे, ठीक है। रेडियस 2 था आपके पास, तो एक इनसाइड आया एक आउटसाइड आया आपके पास, और वो भी सेमी सर्कल था आपके पास, इसलिए अगर ये फुल सर्कल होता आपके पास तो फिर तो s=+1 और -1 दोनों आ जाता। तो नाइकिस कंटूर समान फिगर बना हुआ है मस्त एकदम, बट ठीक है, नाइकिस कंटूर का क्या लेन देना। अभी तो हम जो पढ़ रहे हो तो हम सिंपली रेसिड्यू थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो नाइकिस कंटूर बोलने का नीड नहीं है अभी तो। नाइकिस कंटूर मतलब हम कंट्रोल सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल आईएन वाले पढ़ते हैं, वो लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है कंट्रोल सिस्टम, वहां पे नाइकिस कंटूर पढ़ते हैं। तो बहुत सारी दुनिया घूम फिर के सेम आना चालू हो जाती है। अगर कोई बहुत जबरदस्त पर्सन है, कोई जबरदस्त स्टूडेंट है, कोई बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करना चाहता है अपनी जिंदगी में, जितना भी पढ़ा है, तो बहुत सारी चीज कनेक्ट हो सकती है, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। 2009 आईआईटी रुड़की का क्वेश्चन ले रहे हैं। 2009 आईआईटी रुड़की का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 161 पे पहुंच गया अपन।
इफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन जेड इनवर्स, देन यूनिट सर्कल लिखा है 1 प्लस एफ जेड अपॉन जेड है, डी जेड इज गिवन बाई, ठीक है। तो यूनिट सर्कल लिखा, आपके पास डायरेक्शन भी गिवन नहीं है, डायरेक्शन भी गिवन नहीं है। यूनिट सर्कल आपके पास जब कोई लिख देता है कि यूनिट सर्कल, इसका क्या मतलब होता है सर, ओरिजिन भी नहीं दिया है। बाय डिफॉल्ट ओरिजिन आपके पास, बाय डिफॉल्ट सेंटर जो होगा ओरिजिन पे होगा। कोई अगर यूनिट सर्कल लिख दे रहा है और कुछ नहीं बता रहा है, इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है कि सर जो सेंटर होगा ना सर, ये ओरिजिन होगा सेंटर, और यूनिट सर्कल बोल रहा है इसका तब रेडियस इज 1, रेडियस इज 1। रेडियस इज 1, डायरेक्शन गिवन नहीं है तो सर ACW या CCW एक ही बात होती है। कैसे सर, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, यस ओके। क्या सर एफ जेड की वैल्यू सी नॉट प्लस सी वन जेड इनवर्स दी है, इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर मेरे को बोल दिया जाए तो ये आपके पास है, और मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 है, यूनिट सर्कल का मतलब होता है, और एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये है, और 1 प्लस एफ ऑफ जेड, 1 प्लस एफ ऑफ जेड अपॉन जेड, यही मेरे पास है। तो मैं मान लेता हूँ कि 1 प्लस एफ ऑफ जेड अपॉन जेड का जो वैल्यू है, ये इसको मान लेते हैं कि आपके पास जी ऑफ जेड है, क्या फर्क पड़ता है, जी ऑफ डी जेड। अब जी ऑफ जेड की वैल्यू क्या आपके पास, अच्छा मैं जब आंसर निकालूंगा आपके पास तो मेरे को देखना रहेगा रेसिड्यू वाइज क्या हो रहा है। तो मेरे पास एक फंक्शन दूसरा चेंज हो गया, जी ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो गया, बोले सर जी ऑफ जेड की वैल्यू है 1 प्लस एफ ऑफ जेड, ऐसे ही है भैया, और डिवाइड बाई जेड भी है सर। एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितना है सर, एफ ऑफ जेड की वैल्यू है सी नॉट प्लस सी वन बाई जेड, सी वन बाई जेड, और डिवाइड बाई जेड तो था। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस सी नॉट इंटू जेड प्लस सी वन अपॉन जेड स्क्वायर, ये आ गया जी ऑफ जेड की वैल्यू। अब जी ऑफ जेड की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि इसमें अगर मैं बोलूं कि मेरा सिंगुलर पॉइंट कितना है, तो जेड इक्वल टू जीरो पे सिंगुलर पॉइंट, जेड इक्वल टू जीरो पे सिंगुलर पॉइंट है मेरा, और जेड इक्वल टू जीरो पे सिंगुलर पॉइंट है, मतलब यहाँ पे ये जेड इक्वल टू जीरो पे मल्टीपल पोल्स है एट द ओरिजिन, ये देखो जेड इक्वल टू जीरो पे, तो सिंगुलर पॉइंट दिख गया आपके पास जेड इक्वल टू जीरो पे। इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा 2 पाई आयोटा, बाय डिफॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज है, और रेसिड्यू फाइंड आउट करोगे आप जेड इक्वल टू जीरो पे, रेसिड्यू जेड इक्वल टू जीरो पे फाइंड आउट करोगे, अलग बात है मल्टीपल पोल्स, ये ठीक है, यस सर। तो अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो फिर मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि रेसिड्यू की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, लेकिन अभी ये इससे निकालना है मेरे को यहाँ से। तो अगर रेसिड्यू जेड इक्वल टू जीरो पे मेरे को फाइंड आउट करना है, वो भी मल्टीपल पोल्स है, रेसिड्यू जेड इक्वल टू जीरो पे निकालना है, एम की वैल्यू 2 है, पता 1/2 माइनस 1 फैक्टोरियल, लिमिट जेड टेंस टू जीरो, डी बाई डी जेड, जेड स्क्वायर एफ ऑफ जेड, सॉरी एफ ऑफ जेड नहीं लिखेंगे, क्या लिखने वाले, जी जेड। फंक्शन चेंज हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंस टू जीरो, डी बाई डी जेड, जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना है 1 प्लस सी नॉट, 1 प्लस सी नॉट जेड प्लस सी वन, इसको डिफरेंशिएट कर लो, लिमिट जेड टेंस टू जीरो था तो पहले डिफरेंशिएट कर लेता हूँ 1 प्लस सी नॉट जेड को, तो 1 प्लस सी नॉट ही आ गया, और सी वन का जीरो आ गया, जेड की वैल्यू जीरो पुट किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 प्लस सी नॉट इज आंसर। ये रेसिड्यू की वैल्यू, रेसिड्यू जेड इक्वल टू जीरो पे, इसका आंसर क्या था, जी ऑफ जेड डी जेड, ये था 2 पाई आयोटा, आयोटा ये जे बोलना है, और रेसिड्यू की वैल्यू आ गया 1 प्लस सी नॉट, ये आंसर। तो 2 पाई आयोटा 1 प्लस सी नॉट, चेक करेंगे अपन, 2 पाई 1 प्लस सी नॉट, 2 पाई आयोटा 1 प्लस, डी आंसर नॉट बी, डी आंसर 2 पाई आयोटा मतलब जे 1 प्लस सी नॉट, इतने यार आपके पास। अच्छा आपको तरीका अगर चेंज करना है तो मैं तरीका और कुछ कुछ बातें कर सकता हूँ, मतलब मेरे पास एक फंक्शन है जी ऑफ जेड डी जेड, ऐसे था आपके पास, तो 2 पाई आयोटा, और ये रेसिड्यू होता है आपके पास, ठीक है। अभी जी जेड है कितना, तो मैं बोलूंगा जी जेड की वैल्यू है 1 प्लस एफ ऑफ जेड अपॉन जेड, अच्छा एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितना है सी नॉट प्लस सी वन बाई जेड, डिवाइड बाई जेड,
तो अगर मैं बोलूंगा तो देखो ये आ गया 1 प्लस सी नॉट बाई जेड, और ये आ गया C1/Z², ये आ गया जी ऑफ जेड की वैल्यू, ये फंक्शंस की। अच्छा, जब मैं बोल रहा था कि मेरे पास जो है वो z इक्वल टू 0 पे पोल्स है, ये मेरे पास है z इक्वल टू 0 पे पोल्स है, ये यूनिटी रेडियस है हमारे पास, और ये आपके पास पोल्स है, ये सिंगुलर पॉइंट्स, z इक्वल टू 0 एंटी क्लॉकवाइज बाय डिफॉल्ट है, रेडियस 1, रेडियस 1। अच्छा, मेरे को ये भी पता है कि आपके पास z इक्वल 0 के अराउंड में निकालना है, तो अगर मैं इसको लॉरेंट सीरीज एक्सपांसन के समान सोचूं, लॉरेंट सीरीज एक्सपांसन के समान सोचूं, तो पता आपके पास रेसिड्यू क्या होता है, b1 होता है। तो फिर 1/z का कोफिशिएंट, तो मैं अगर बोलूं कि b1 क्या होता है, तो ये रेसिड्यू होता है, रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0, रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ 1/z। क्या है 1/z का कोफिशिएंट, बोले 1 प्लस सी नॉट, तो 1 प्लस सी नॉट आपके पास हो गया b1 की वैल्यू, और इस वाले को उठा के यहाँ रख दो, तो फिर क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा, और ये रेसिड्यू जो है ना, जिसको आप रेसिड्यू को b1 बोल सकते हो, तो बस इनटू 1 प्लस सी नॉट, ये आंसर डी, दिल्ली। तो मैं लॉरेंस सीरीज एक्सपांसन से बोल दिया कि आपके पास ये जो दिख रहा है 1/z का जो कोफिशिएंट है 1 प्लस सी नॉट, ये रेसिड्यू है। तरीका कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, अगर आप जितना जानते हो, फिर भी लोगों को ये तरीका सही लगता है कि सर ये फॉर्मूला अच्छा है सर, इसमें सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं, कुछ गलत होने का सवाल पैदा नहीं होता है, कहाँ अपन ये सब सोचेंगे। ठीक है, मेरा काम है आपके पास सोच के अकॉर्डिंग बात कर, बट फिर भी ये सिंपली सॉल्व कर लिया। तो ये 2009 IIT रुड़की का क्वेश्चन आया था आपके पास, 2π/j 1 प्लस सी नॉट। अच्छा, 2π/j C1 आंसर कभी कभी किसी का आ सकता है जल्दबाजी में, कैसे कि वो सॉल्व करते करते डिफरेंशिएट करना ही भूल गया, डिफरेंशिएट नहीं किया, और फिर जेड की जगह 0 ही पुट कर दिया, तो 0 पुट किया तो C1 आ गया रेसिड्यू, तो रेसिड्यू C1 चिल्लाने लगेगा। क्यों, उससे मिस्टेक हो गई कि वो Z0 तो पुट कर दिया, डिफरेंशिएशन किया ही नहीं, बिना डिफरेंशिएशन किया वो Z0 पुट कर दिया, क्योंकि वो जल्दबाजी में था Z0 पुट करने के, सही बात भी है, लेकिन डिफरेंशिएशन के बाद Z0 पुट करना था, तो डिफरेंशिएशन किया ही नहीं, वो Z0 पुट कर दिया तो C1 आ जाएगा, और उस चक्कर में C1 अगर आ गया तो ये आंसर C दिख सकता है, किसी से मिस्टेक हो सकती है। ठीक है सर, ये 2011 IIT मद्रास का क्वेश्चन, 2011 IIT मद्रास का क्वेश्चन ले रहे हैं। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -3z + 4 है, वेयर C इज द सर्कल है, मॉड z इक्वल टू 1 है, ऐसा आपको दिख रहा है? यस सर। तो अगर मैं बोलूं कि यार मेरे को सर्कल की बात करना है, तो मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 है, तो एक सर्कल सबसे आसान तो यही होता है, क्यों, रेडियस 1 है। आप देखते हैं सबसे ज्यादा सर्कल यूनिट सर्कल होता है आपके पास, मतलब इस चैप्टर का फेवरेट जो है वो यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल आपके पास का मतलब सेंटर जो होता है वो ओरिजिन पे होता है, और ये एक आपके पास 1,0 है, ये जो पॉइंट से -1,0 है, ऊपर वाला पॉइंट जो होगा वो 0,1 होगा, नीचे वाला पॉइंट 0,-1 होगा, ये, और ये सेंटर। अच्छा, आपके पास डायरेक्शन दिया क्या, नहीं दिया सर, एंटी क्लॉकवाइज, क्यों, ये देखो, इसका मतलब कितनी जगह ऐसी है जहां पे वो लोग नहीं देते डायरेक्शन, तो ठीक है, ये आपके पास बन गया, इतना दिख रहा है आपके पास, तो वेयर सी द सर्कल मॉड z इक्वल टू 1 है, तो रेडियस 1 है। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर ऑफ z इक्वल टू 0, फॉर पोल्स कैलकुलेशन ऑफ पोल्स एंड सिंगुलर पॉइंट, तो z² + 4z + 5, तो 2 रूट्स निकलेंगे, निकाले थे -b, तो -4, b² - 4ac, b² किए तो 16 आ गया, 4ac किए तो 20 आ गया, डिवाइड बाय 2a किए तो 2 आ गया, z की वैल्यू -4 था, प्लस माइनस अंडर रूट -4 था, अंडर रूट ऑफ -4 मतलब 2 आयोटा, डिवाइड बाई 2, ध्यान से देखा जाए तो आंसर आ रहा है -2 + -2 आयोटा, इसका तो -2 के साथ एक +2 आयोटा है, -2 के साथ, और एक है ये, इसका मतलब पता है क्या आ रहा है, इसका मतलब ये है, इस लाइन को अगर मैं ऐसा नीचे बाहर खींच दूं तो -2 के साथ 2 आयोटा है, मतलब रूट्स मेरे पास ये आ रहा है -2, तो एक यहाँ का ही आ रहा है और एक यहाँ का ही आ रहा है, ये आपके पास पॉइंट्स हो गया z इक्वल टू -2 + 2 आयोटा, और यहाँ पे z की वैल्यू आ गई -2 आयोटा, ये दोनों ही पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, इसका मतलब ये सर्कल जो है वो जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, इनसाइड द सर्कल, पूरा का पूरा क्लोज करो के अंदर एनालिटिक है, दोनों ही पॉइंट आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड हो गया। तो जब कोई भी पोल्स स्ट्रिक्टली अगर आपके पास एनालिटिक फंक्शन है और कोई भी पॉइंट्स जो है, इफ ऑल पॉइंट्स आउटसाइड द दैट क्लोज कर्व, तो फिर तो कोई बात ही नहीं बची, क्या बात नहीं बची,
फिर तो सर इसका आंसर जो होगा सर 2 पाई आयोटा, और जो रेसिड्यू है इसकी वैल्यू 0 सर, रेसिड्यू की वैल्यू 0, तो आंसर विल बी 0। तो जब सभी पॉइंट बाहर रहते हैं तो रेसिड्यू की वैल्यू 0 होगी, सभी पॉइंट जब बाहर रहेंगे तो रेसिड्यू की वैल्यू 0, तो फिर इसका वैल्यू आपके 0। दिस फंक्शन इज एनालिटिक है, इनसाइड द क्लोज पर हर जगह पे एनालिटिक है, एक्सेप्ट जो हम बोलते हैं ना कि एक्सेप्ट द पोल्स विच लाई इनसाइड द सर्कल और विच लाई इनसाइड द कंटूर, वो तो है ही नहीं, आउटसाइड दोनों पॉइंट, तो आंसर इज। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, आपको बस देखना रहता है कि आपके पास जो पोल्स है, जो पोल्स या सिंगुलर पॉइंट जो भी बोलना है आपके पास, वो आउटसाइड द अगर क्लोज कर्व है तो आंसर विल बी 0। सिंपल क्वेश्चन हो गया, 2012 का क्वेश्चन, ये IIT दिल्ली का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163 पे पहुंच गया। गिवन एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 प्लस जेड प्लस 1 है माइनस 2 अपॉन जेड प्लस 3, पार्शियल फ्रैक्शन करके अलग से दिया पहले से, नॉर्मली मिक्सर रहता है, पार्शियल फ्रैक्शन करके दिया, वेयर सी इज द काउंटर क्लॉकवाइज। देखो दिया रहता है, जब दिया रहता है तो 90% 95% काउंटर क्लॉकवाइज दिया रहता है, नहीं दिया रहता तो बाय डिफॉल्ट 100% काउंटर क्लॉकवाइज हम एज्यूम कर लेते हैं। जब दिया रहेगा तो 5% में क्लॉकवाइज दिया रहेगा, 95% में काउंटर क्लॉकवाइज दिया रहेगा। इन द जेड प्लेन सच दैट मॉड ऑफ जेड प्लस 1 इक्वल टू 1 है। जब आपके पास ऐसा इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहता है तो आप सर्कल के बिना भी बना सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि विदाउट सर्कल, विदाउट फिगर अगर मेरे को बनाना है तो मैं बिल्कुल बना सकता हूँ कि मेरे पास क्या क्या रूट्स है, एक -1 पे, एक -3 पे। तो मैं ये देख सकता हूँ कि -1 और -3 वाले है ना, जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 मतलब -1 जेड प्लस 3, तो जेड इक्वल टू Z1 इक्वल टू -1 और जेड इक्वल टू Z2 इक्वल टू -3। तो अगर मेरे को यहाँ से देखना है कि क्या होगा जेड प्लस 1 में, तो बोले जेड प्लस 1 करूंगा सर मैं। अच्छा Z1 क्या है, बोले -1, -1 प्लस 1 कितना होता है, बोले 0 होता है, और 0 लेस देन 1 होता है, तो इनसाइड नहीं हुआ ये, यस ये इनसाइड आएगा आपके पास। अब चलो दूसरा देख लेते हैं कि सर मैं -3 पुट करूंगा, मतलब Z2 पुट करूंगा सर +1 में, ठीक है, मतलब -3 + 1 कितना हो गया, -2 का मॉड कितना होगा, 2 होगा सर, ग्रेटर देन 1 होता है, ये आउटसाइड आ गया, ये आउटसाइड आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जेड इक्वल टू माइनस जो 1 है वो इनसाइड है और ये आउटसाइड है, यही मतलब हो गया। आप फिगर भी बना सकते थे, आपको तो फिगर बनाना आता है, जेड प्लस 1, तो अगर कंपेयर करूंगा मैं तो ए की वैल्यू -1 आ जाएगा, ए की वैल्यू -1 आ जाएगा, बी की वैल्यू 0 आ जाएगा, इसका मतलब सर्कल बन जाएगा आपके पास। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि जैसे मैं देख रहा हूँ पॉइंट्स आपके पास इतना है, और अगर मेरे को एफ ऑफ जेड की वैल्यू चाहिए, ये एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू चाहिए, और डायरेक्शन भी काउंटर क्लॉकवाइज था मतलब आपके पास, और इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को। लेकिन ध्यान से देखो कि यहाँ पे 2 पाई जे लिखा है, इस बात का ध्यान रखना, अगर 2 पाई जे लिखा है तो भैया 1/2 पाई जे तो ये खुद दे के लगे। अब हमारा आंसर जो है वो तो ये आएगा, हमारा आंसर 2 पाई आयोटा, आयोटा को जे लिख दे रहे, और फिर ब्रैकेट में लिख दे रहे रेसिड्यू जेड इक्वल टू -1 पे, क्यों, क्योंकि ये इनसाइड था, और जेड इक्वल टू -3 तो आउटसाइड था, यस 2 पाई जे कैंसिल आउट हो गया। ये अच्छी बात होती है कि ये कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ रेसिड्यू का जो आंसर होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रेसिड्यू जेड इक्वल टू -1 पे रेसिड्यू की वैल्यू चाहिए, तो जेड इक्वल टू -1 पे रेसिड्यू की वैल्यू चाहिए आपके पास, तो फिर क्या करें, तो बोले कि अब लिमिट जेड टेंस टू -1 और जेड प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दो एफ ऑफ जेड से। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा लिमिट जेड टेंस टू -1 और जेड प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो पहला क्या बचा, 1 बचा, फिर क्या बचा -2 जेड प्लस 1 बचा, और ये बचा जेड प्लस 3, ये मल्टीप्लाई कर दिया ना जेड प्लस 1 का एफ ऑफ जेड से, तो पहला वाला तो कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया। अब जेड की जगह -1 पुट कर रहा हूँ तो मेरा रेसिड्यू आ गया, -1 में पुट कर रहा हूँ तो कितना आ गया, 1 तो था ही, -2, अब जेड की जगह -1 पुट कर रहा हूँ। अच्छा जेड प्लस 1 मल्टीप्लाई किए हम लोग और जेड की जगह -1 पुट किए, तो या तो मिक्स कर सकते हो आप। अच्छा फिर अब आपको जेड प्लस 3 करना पड़ेगा और कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो आपको लगेगा सर वो तो 0 हो गया सर, फिर 1 आ गया है तो इधर, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर वहां से मैं पुट किया सर तो वो तो 0 आ रहा है, जेड की जगह -1 पुट किया, तो ये आपके पास आ गया 1 - 0, तो आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है सर, आंसर 1 आ रहा है। कोई बोल सकता है कि सर अगर मैं मिक्स कर देता तो, अच्छा मिक्स कर देते तो जेड प्लस 1 होता, जेड प्लस 3 होता, मिक्स कर देते तो फिर ये आता जेड प्लस 3, हाँ फिर -2 जेड -2 आता, कितना हो गया आपके पास 1 - जेड, 1 - जेड आता, जेड प्लस 1 होता और जेड प्लस 3 होता ये। अब अगर मैं बोलूं कि जेड इक्वल टू -1 से अगर मैं सॉल्व करूं, इसी को मल्टीप्लाई करूंगा तो जेड प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब क्या बचेगा 1 - जेड अपॉन जेड प्लस 3, अब जेड की जगह -1 पुट करो जरा,
जेड की जगह -1 पुट करो, तो -1 पुट करूंगा जेड की जगह तो 1, जेड की जगह -1 तो +1 हो गया, और जेड प्लस 3 -1 + 3 कितना हो गया 2, तो 2/2 1। देखो तो भी 1 आ रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, तो भी 1 आएगा। जेड प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 - z/z+3 में z टेंस टू -1 पुट करेंगे, या तो फिर आप अलग अलग मल्टीप्लाई करो, इसके साथ करो, फिर इसके साथ करो, इसके साथ करोगे तो 0, इसके साथ करोगे तो 1, तो 1 आ गया। अलग अलग करोगे भी तो सेम आंसर, मिला दोगे उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम आंसर। तो ये आपके पास जो है ये आई की वैल्यू है, इसका तो आंसर 1 है, 2πj कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास 1 आंसर, ये 1 आंसर। ठीक, चेन्नई। तो आप पे डिपेंड करता है, आपको ये अच्छा लगता है तो ठीक है, जेड मॉड ऑफ z+1 = 1, आपको इसमें कोई इशू आना नहीं चाहिए, इसलिए इशू नहीं आना चाहिए कि मॉड ऑफ z+1 में कोई इशू आना नहीं चाहिए कि मॉड ऑफ z+1 = 1 आ गया। ये आप बोलो कि सर मैं तो दुखी हो जाऊंगा, सर मेरे को तो ऐसा लिखना बहुत अच्छा लगता है, तो क्यों नहीं लिख पाओगे आप? ये इसमें कुछ रखा है क्या? 1 कैसे आएगा जब एक ही वैल्यू -1 पुट करोगे, आयोटा 0। इतना तो मैनेज करते आपको आना चाहिए। जब आप कंपेयर करते हो, तो आपको क्लियर रहना चाहिए। यस सर। तब कंपेयर जब कर रहे हो तो बोले बताओ कितना है ए की वैल्यू, तो बोले -1, बी की वैल्यू कितना है, बोले 0, आर की वैल्यू कितना है, 1 है। जब -1 और 0 पे आपके पास ये होता है तो फिर आप एक सर्कल बना लेते हो, ये फिर आप बोल देते हो कि इसके यहां से कट कर दो, ये क्योंकि रेडियस 1 है, ये बन गया। आपको पसंद है -1, 0, राइट साइड में 0, 0 क्योंकि रेडियस 1 है, लेफ्ट साइड में -2, 0। ये डायरेक्शन आपके पास गिवन था क्या? नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम किया था? अच्छा, डायरेक्शन गिवन था काउंटर क्लॉकवाइज, तो ठीक है, फिर एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ी। CCW डायरेक्शन था। रूट्स कहाँ कहाँ पे थे? -1 पे और -3 पे। यस सर, -1 और -3 पे। इसका तब अगर मैं रूट्स की बात करूं तो रूट्स था आपके पास z = -1 पे, जो कि इनसाइड था, और एक आपके पास पॉइंट था आपके पास आउटसाइड। ये इसका मतलब है कि एक मेरे पास पॉइंट था z = -3 पे, ये इनसाइड था, इसके कारण कैलकुलेट करना था, -1 के कारण रेसिड्यू कैलकुलेट करना था, ये हम कैलकुलेट किए थे। z = -1 के कारण ही कैलकुलेट किए थे, बस हमको जल्दी पता चल गया था, तो सब बातों को बड़े अच्छे से मैनेज कर रहे थे अपन, बिना फिगर बनाए यही से पता चल गया था कि z = जो -1 होगा वो इनसाइड द सर्कल होगा, और जो आपके पास अगर आपको पॉइंट देखना है तो ये है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे करने वाले लोग गलत होते हैं, ऐसे करने वाले लोग स्मार्ट नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है आपके पास, आप किसी से पढ़ रहे हो तो आपको ये भी एक एक्स्ट्रा चीज पता है, तो ऐसा नहीं है कि ये पता चल गया तो कुछ चमत्कार ही हो गया। कभी कभी इतने सारे स्टूडेंट होते, इतने सारे कंसेप्ट होते, इतने सारे टीचर होते, किसी ना किसी को कुछ एक आधी चीज एक्स्ट्रा पता रहेगी तो देयर इज नो इशू, बट ये प्रॉब्लम नहीं है। आपका फंडामेंटल आपको क्लियर रहना चाहिए। आपका ये है तो किसी को 10 सेकंड का फायदा मिल गया, क्यों 15 सेकंड का फायदा मिल गया, 20 सेकंड का फायदा मिल गया, लेकिन हर एक स्टूडेंट हर एक बात जान ले ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक स्टूडेंट, क्योंकि आप वैरायटी ऑफ टीचर से पढ़ते हो, ऐसा हो नहीं सकता है कि आप एक बहुत बेस्ट टीचर से पढ़ते हो और सेकंड जो टीचर है उस लेवल का टीचर नहीं है, लेकिन जरूर उस लेवल का टीचर नहीं होगा, लेकिन उसके पास भी एक आधी बातें अच्छी होगी। हो सकता है वो बातें बेस्ट टीचर के पास ना हो, तो एक आधी जगह पे कुछ ना कुछ तो एडवांटेज आपको मिल जाएगा, ऐसे ही होता है। अब इस चक्कर में आप पूरे 10 टीचर से तो पढ़ नहीं सकते कि सर सबसे पढ़ लेता हूँ सर और सबका बेस्ट पॉइंट निकाल लेता हूँ, तो फिर टाइम नहीं है इतना जिंदगी में। कितनी भी सुपर फ्लॉप मूवी देख लो आप, उसमें कोई ना कोई एक बात इतनी अच्छी हो सकती है, जो सबसे सुपरहिट मूवी आप जो देखे थे उसमें वो बात नहीं थी। इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि सुपरहिट मूवी को पूरे 100 में से 100 पॉइंट दिए जा सके। एकदम बेस्ट मूवी होगी तो 95 पॉइंट तक जा सकता है। 5 पॉइंट उसमें वो नहीं होंगे जो एक फ्लॉप मूवी में हो सकते हैं। ऐसे ही चलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 2014 का क्वेश्चन ले रहा हूँ, IIT खड़गपुर का। ये 2014 का क्वेश्चन है। क्लोज पाथ इन द जेट प्लेन, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू जब 3 दिया आपके पास, तो बहुत ही आसान बात हो गई। क्यों आसान बात हो गई? क्योंकि इससे आसान सर्कल हो नहीं सकता। इससे आसान सर्कल और क्या होगा? जिसका सेंटर ही ओरिजिन, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत ही ना करना पड़े। सेंटर ही आपके पास ओरिजिन और रेडियस आपके पास 3 है, तो 3, 0 हो गया। ये वाला जो पॉइंट से -3, 0 हो गया। ये वाला जो पॉइंट से वो 0, 3 हो गया, और ये वाला जो पॉइंट से वो 0, -3 हो गया। ये और डायरेक्शन आपके पास दिया नहीं दिया? सर डायरेक्शन देना चाहिए था। तो CCW या ACW एक ही बात होती है क्या बाय डिफॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज? तो बाय डिफॉल्ट आपके पास हम ले लिए। ठीक है, ओके। अब Z + J2 है,
अब z प्लस जे टू, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट्स कहाँ पे होगा, तो बोले सर z इक्वल टू माइनस जे टू पे। पता माइनस जे टू कहाँ होता है, माइनस जे टू, बोले सर नीचे होगा सर, यहाँ पे पॉइंट्स होगा आपके पास, पता है 0, -2 पे। ये जो 0, -2 है ना, ये यही z इक्वल टू माइनस जे टू है, या माइनस आयोटा टू, माइनस आयोटा टू। ये देखो आपके पास ये इनसाइड है, यस सर ये इनसाइड, इनसाइड द कर्व, इनसाइड बस बोलने से चल जाता है, इनसाइड द कर्व, इनसाइड द क्लोज कर्व, इनसाइड द कंटूर। तो मेरे को इसके कारण फाइंड आउट करना पड़ेगा, यस सर। अब मेरे को इसके कारण फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर तो 2 पाई आयोटा आ गया। क्यों 2 पाई आयोटा आ गया, क्योंकि मैं CCW बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर लिया था, इसलिए। ठीक है, फिर आपके पास आप रेसिड्यू फाइंड आउट करना चाहते थे, जेड इक्वल टू किस पे, माइनस जे टू पे। अब जे लिखा तो अपन भी जे लिख दिए, कोई बात नहीं। तो आंसर की अगर मेरे को बात करना है, तो आंसर की बात थोड़ी आराम से की जा सकती है कि 2 पाई आयोटा तो था, अब मेरे को रेसिड्यू फाइंड आउट करना है, तो लिमिट जेड टेंस टू माइनस जे टू, तो जेड प्लस जे टू एफ ऑफ जेड के साथ प्रोडक्ट, एंड हो गया वो। अब जो 2 पाई जे लिख दूं क्या, आयोटा को जे लिख दे, अब ये कैंसिल आउट हो गया, फिर जेड स्क्वायर बचा सिर्फ, जेड स्क्वायर, वो टेम्परेचर कम कर दिया, बंद कर दो, जेड इक्वल टू कितना बचा, माइनस जे टू। तो 2 पाई जे तो आपके पास था, जे का स्क्वायर किया, माइनस जे टू का स्क्वायर करो, माइनस जे टू का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर तो -4 होगा, फिर माइनस जे के तो प्लस जे टू हो गया, और ये कितना था, प्लस जे6 जे4 था। ये आपके पास आई की वैल्यू, ये आई की वैल्यू इतना ही है। अब आई की वैल्यू में आपके पास कितना, आंसर की अगर मैं बात करूं, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, इस साइड लिखूं यहाँ पे आंसर, यस सर यहाँ पर लिख लो बाजू में 2 पाई जे, कितना है ब्रैकेट में, -4 प्लस कितना है J6। तो ऑप्शन आपके पास लिखने के स्टाइल में आपके पास जे के फॉर्म में नहीं लिखा है, तो आप जे बाहर निकाल लो, तो J2 बाहर निकाल लो, तो 2 पाई जे और J2 बाहर निकाल लो। जब मैं J2 बाहर निकाला तो 3 बचा, और ये कितना हो गया, J2 बाहर निकाला, 2 बाहर निकला तो -2 है, जे बाहर निकाला, J2 का मल्टीप्लाई करोगे अगर अपन, तो -4 कब आएगा, जब 3 प्लस J2 होगा, J2 और J2 कितना होता है, -4 होता है, तो 3 प्लस J2 हो गया, 2 पाई J2 और J2 कितना हो गया, जे इसके -1 हो गया, -4 पाई आ रहा बाहर, और 3 प्लस J2 आ गया। चेक कर लेंगे, मतलब कैलकुलेशन था, मैनेज करने की बात की है, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक किए कि -4 पाई 3 प्लस J2, -4 पाई 3 प्लस J2, -4 पाई 3 प्लस J2, सी आंसर। मैनेज करने वाली बात थी, क्योंकि जे के फॉर्म में बाहर नहीं था, मैं जे बाहर निकाल लिया, 2 भी बाहर निकाल लिया, फिर मैनेज करना पड़ा मेरे को। ये आंसर 2014 का क्वेश्चन है, कुछ भी इशू नहीं, कुछ भी इशू नहीं, एक ही पोल था, सिंपल पोल, वो भी इनसाइड था आपके पास। 2015 आपके पास ये क्वेश्चन, जब भी ऐसे स्टेटमेंट लिखे रहते हैं तो इसको हम गुड क्वेश्चन की कैटेगरी मान लेते हैं, गुड क्वेश्चन की कैटेगरी मान लेते हैं, उसको बोला ब्लैक कॉफी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 165 है, तो गुड क्वेश्चन कैसे मान लिए, क्वेश्चन टफ है क्या, नहीं नहीं, मतलब अभी देखते हैं अपन क्या है। लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कंसीडर दैट द कंटूर इंटीग्रेशन इज परफॉर्म अलोंग द यूनिट सर्कल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब आप परफॉर्म कर रहे हो, बट जो कंटूर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो किसके अलोंग में, यूनिट सर्कल जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल दिया गया, तो आपके पास ये तो वही हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास एक यूनिट सर्कल बोल दिया गया, ये यूनिट सर्कल बना लिया हम लोग। जब भी यूनिट सर्कल बोलेगा तो बाय डिफॉल्ट जो सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा। ये पूरे चैप्टर का फेवरेट पार्ट, ये सबसे ज्यादा फेवरेट पार्ट है कि यूनिट सर्कल 1,0 -1,0 0,1 और 0,-1। ये और डायरेक्शन क्या है आपके पास, इसमें गिवन था, यस सर परफॉर्म अलोंग द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ACW, ये गिवन है, या तो गिवन होता है तो बाय डिफॉल्ट ये, तो गिवन आपके पास ये था। अब क्या बोल रहा है कि तो फिगर हो गया, बोला द रेसिड्यू ऑफ, पहला वाला पार्ट जो है उसकी बात करते हैं। पहला वाला पार्ट जो है कि जो रेसिड्यू है आपके पास, रेसिड्यू रेसिड्यू ऑफ जेड अपॉन जेड स्क्वायर -1 एट जेड इक्वल टू 1 एट जेड इक्वल टू 1 इज 1/2, ऐसा करके लिखा ना, जेड इक्वल टू 1 पे। तो देखो आपके पास अगर मेरा सेंटर आपके पास है
तो आपको क्या क्या दिख रहा है? ओरिजिन पे आपके पास है और z इक्वल टू 1 और -1। अगर z इक्वल टू 1 और -1 की बात की जाए, z इक्वल टू 1 पे आपके पास देखो, अगर मेरे को रेसिड्यू फाइंड आउट करना है तो द रेसिड्यू ऑफ z अपॉन z स्क्वायर -1 है, और अलोंग द यूनिट सर्कल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया था, द रेसिड्यू ऑफ z अपॉन z स्क्वायर -1 है और नॉट ट्रू बोल रहा है, तो z स्क्वायर -1 इसका क्या मतलब हो गया कि सर z इक्वल टू +1 और -1 आएगा, तो एक आपके पास आएगा +1 और एक -1, एक +1 आएगा आपके पास पोल्स और एक आएगा -1 पे ये। अब अगर मेरे को बोला जा रहा है कि मेरे को z इक्वल टू 1 पे अगर रेसिड्यू फाइंड आउट करना है, तो रेसिड्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है z इक्वल टू 1 पे, तो लिमिट z इक्वल टू 1 z -1 और ये आपके पास हो गया z अपॉन z स्क्वायर -1, मतलब z -1 और z +1, ये कैंसिल आउट हो गया, z की जगह 1 पुट करो तो 1 अपॉन 1 + 1, 1/2 आ रहा है ये। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो ट्रू है। अच्छा, आपके पास जो पोल्स हो सकते हैं वो बाउंड्रीज पे हो सकते हैं, इनसाइड और बाउंड्रीज पे हो सकते हैं। यस, ये बाउंड्री पे, देयर इज नो इशू, बाउंड्री पे भी हो सकते हैं। देखो बाउंड्री पे था आपके पास पोल्स, तो रेसिड्यू ऑफ z अपन z इसके -1 था, तो बाउंड्री पे था, तो 1/2 हमारे पास। ठीक है, तो ये ट्रू है। यस सर, ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक, अब भी ऑप्शन में जाते हैं, जो ट्रू आ गया 1/2 आ गया। ये आपके पास क्लोज कर दिया है और z स्क्वायर dz इक्वल टू 0 लिखा है। अब देखो एफ ऑफ जेड की वैल्यू z स्क्वायर। अब अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, z स्क्वायर, ये तो इंटायर फंक्शन, ये तो इंटायर फंक्शन, तो इंटायर फंक्शन कैसे इंटायर फंक्शन है? एनालिटिक एवरीवेयर फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। एनालिटिक होगा आपके पॉलिनोमियल्स, ऑल पॉलिनोमियल्स आर द एनालिटिक फंक्शन होते हैं आपके पास। जो पॉलिनोमियल जेड, जेड स्क्वायर, जेड की पावर n, जेड क्यूब, जेड की पावर 10, कुछ भी, वो सब इंटायर फंक्शन होते हैं। तो ये तो एनालिटिक है आपके पास। और आप ये भी बोल सकते हो कि कोई पोल्स हो जीरो, कोई पोल्स का कंसेप्ट होगा नहीं, कोई पोल्स तो आपके पास होगा नहीं, इस सर्कल के अंदर तो कुछ पोल्स आएगा नहीं। कहाँ कोई पोल्स है? जेड स्क्वायर है तो न्यूमरेटर का टर्म्स है, कोई डिनोमिनेटर का कोई टर्म ही नहीं दिया, कोई डिनोमिनेटर का कोई टर्म ही नहीं दिया, तो आपके पास इसका आंसर कितना हो गया? तो ट्रू है बोले। जब कोई इंटायर फंक्शन होता है तो फिर उसका आपका जो कंटूर इंटीग्रेशन होता है ऑलवेज 0, क्योंकि वो एनालिटिक एवरीवेयर होगा। जेड स्क्वायर का अगर आप फिगर बनाना चाहो तो पैराबोलिक बन जाएगा। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आपके पास कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आपके पास जेड की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आएगी। ये इट्स ऑलवेज फाइनाइट वैल्यू, जेड स्क्वायर पैराबोलिक का फिगर बन जाएगा। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हैं कि लॉरेंस सीरीज के थ्रू अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि रेसिड्यू की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि b1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1/z का कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो लॉरेंस सीरीज एक्सपांशन से देखोगे तो 1/z का कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब है b1 की वैल्यू 0, दैट मीन द रेसिड्यू की वैल्यू 0, रेसिड्यू की वैल्यू 0, दैट मीन द क्लोज लाइन जो इंटीग्रेशन होगा, जिसको आप कंट्रोल इंटीग्रेशन बोलते हैं, आंसर विल बी 0। तो बहुत सारे तरीके से 0 बोला जा सकता है। या बोल सकते हैं कि इंटायर फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जेड की वैल्यू, ऑल पॉलिनोमियल्स आर इंटायर फंक्शंस एक्चुअली, ऑल पॉलिनोमियल्स आर एनालिटिक फंक्शन। और कोई पोल साई भी नहीं, वैसे भी न्यूमरेटर का टर्म से जेड स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से। यस सर, ये बात तो है। तो एनालिटिक एवरीवेयर, दिस इज द एनालिटिक एवरीवेयर। तो जब एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर लिखते हैं आपके पास, तो हमको क्लियर रहना चाहिए बातें, छोटी छोटी बातें, कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू अगर आपके पास जेड स्क्वायर है, सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल्स। दूसरी बात ये कर सकते हैं आपके पास की ये जेड स्क्वायर है भैया, ये जेड स्क्वायर एफ ऑफ जेड, ये एनालिटिक एवरीवेयर। आपके सिर्फ इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लूंगा तो आपके पास फाइनाइट ही वैल्यू रहेगा, वो तो इनफाइनाइट भी आके इनफाइनाइट होगा। तो पॉलिनोमियल से इंटायर फंक्शंस बोल सकते हो, पॉलिनोमियल्स आर एनालिटिक फंक्शंस। और अगर मैं लॉरेंस सीरीज एक्सपांशन से बोलूं तो b1 की वैल्यू 0, b1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ 1/z, कोफिशिएंट ऑफ 1/z, तो कोई टर्म है ही नहीं, तो b1 की वैल्यू 0, इसी को आप रेसिड्यू बोलते हैं, रेसिड्यू बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर डी जेड ऐसा कभी लिखा रहता, आंसर बहुत ही आराम से 0 आंसर। ये तो ये भी ट्रू हुआ, जैसे ये भी ट्रू हुआ। आपको बोला था कौन सा ट्रू नहीं होगा। अब मैं सी ऑप्शन में आ जाता हूँ कि सी ऑप्शन क्या लिखा है। चलो सी ऑप्शन में आते हैं, दोनों आंसर तो हो नहीं सकते। 2πi 1/z dz है आपके पास, 1/2πi आयोटा, और ये 1/z dz है।
इसकी वैल्यू 1 लिखा था। अच्छा, अब देखो एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितना है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू 1/z, इसका था 1 पोल एट ओरिजिन। तो जो सर्कल था आपके पास वो तो इनसाइड है, सर्कल था ना, यूनिट सर्कल ऐसा बना हुआ था। ये बना हुआ था, तो एक 1 पोल एट ओरिजिन बन रहा है जेड इक्वल टू 0 पे, ये CCW। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को इसका वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो 1/2 पाई आयोटा पहले से है, तो ये आ गया 2 पाई आयोटा, और ये आ गया रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 0, ये तो 2 पाई आयोटा कैंसिल आउट, तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 0 जो आंसर होगा वही मेरे इस पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का आंसर होगा। तो रेसिड्यू जेड इक्वल टू 0 पे मेरे को अगर फाइंड आउट करना है तो मैं बोलूंगा लिमिट जेड टेंस टू 0 और जेड इंटू एफ ऑफ जेड, तो जेड और एफ ऑफ जेड 1/z मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 1 आ गया। तो रेसिड्यू की वैल्यू जेड इक्वल टू 0 पे 1 आ रहा है, और यही आंसर हो जा रहा है क्योंकि 1/2 पाई आई कैंसिल आउट हो गया, ये भी ट्रू है। इसका मतलब इस इंटीग्रेशन का आंसर आपके पास 1 ही आ रहा है, ये 1 पोल एट ओरिजिन था आपके पास, तो ये भी ट्रू है। इसका मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया था आपके पास कि कौन सा आपके पास है, कि ट्रू था, ये भी ट्रू आया, ये तो इंटायर फंक्शन था ही, ये भी ट्रू आया, 1 पोल एट ओरिजिन आया आपके पास, रेसिड्यू फाइंड आउट किए और फिर पूरा सॉल्व किया तो आंसर ही जो आया। लास्ट वाला डी क्या है, जेड बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। अगर आप जानते हो तो जेड बार एनालिटिक फंक्शन नहीं होता, जेड बार आप तो क्वेश्चन देख के भी बता सकते थे, अगर आप जानते हो तो जेड बार की वैल्यू जो होती है वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होता है। तो डी ऑप्शन अगर आप देखोगे कि डी ऑप्शन क्या है, तो आपके पास पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास जेड बार है, जेड बार की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई कॉन्जुगेट, तो एक्स माइनस आयोटा वाई, ये हमारे पास है। तो u प्लस आयोटा वी दैट मींस w, तो u की वैल्यू कितना हो गया, u की वैल्यू आ गया x और v की वैल्यू हो गया माइनस वाई। ux क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स 1, और uy कितना होगा, uy की वैल्यू 0। अच्छा, vx की वैल्यू कितना होगा 0, vy की वैल्यू होगा -1। मतलब सी आर इक्वेशंस क्या होता है, सी आर इक्वेशंस जो होता है वो ux इक्वल टू क्या होता है, vy, ux की वैल्यू 1 है, vy की वैल्यू आपके पास -1 आ रहा है, वही सही नहीं आ रहा है, और ये uy इक्वल टू होता है -vx। ये सही इसलिए आ गया क्योंकि दोनों 0 आ गए, इसलिए ये वाला सही आ गया, बट ये वाला बराबर नहीं आया, ux इक्वल टू vy नहीं आ रहा है, ux के लिए 1 आ रहा है, vy के लिए -1 आ रहा है। इसका मतलब ये एनालिटिक फंक्शन है नहीं, नॉट एनालिटिक फंक्शन, नॉट एनालिटिक फंक्शन, नॉट एनालिटिक फंक्शन, इसका मतलब है नॉट अ ट्रू, नॉट ट्रू। तो डी आंसर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट था आपके पास, ये एनालिटिक फंक्शन नहीं होता है। तो लिखा था आपके पास कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज एनालिटिक फंक्शन, तो ये नॉट ट्रू, ये एनालिटिक फंक्शन गलत था आपके पास, तो ये नॉट ट्रू था। तो जब हमसे पूछा गया था वही आंसर हो गया, नॉट ट्रू, ये नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू आपके पास डी आंसर, तो डी आंसर था इस क्वेश्चन का, बाकी तीनों ट्रू थे। अगर ट्रू बोलता तो एमएसक्यू क्वेश्चन बन जाता, पहला विषय, दूसरा विषय, तीसरा विषय। अगर मैं इसको एमएसक्यू क्वेश्चन के समान ट्रीट करूं तो मैं नॉट ट्रू की जगह ट्रू बोल दूंगा, ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। दो 2017 आईआईटी रुड़की का क्वेश्चन, क्या लिखा आपके पास, एन इंटीग्रल आई और ए काउंटर क्लॉकवाइज CCW सर्कल सी इज गिवन बाई, सी इज डिफाइन एज मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3। तो आप ध्यान देखोगे तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3 अगर बोल दे रहा आपके पास, तो ये हो गया, सर्कल आ गया आपके पास, सेंटर आपको पता है ओरिजिन है, और सर्कल अगर सेंटर आपके पास ओरिजिन है तो ये वाला पॉइंट्स हो गया 1,0, ये वाला पॉइंट्स हो गया -1,0, ये वाला पॉइंट्स हो गया 0,1, ये वाला पॉइंट्स हो गया 0,-1, ये और ये सेंटर, ये और डायरेक्शन आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज, ये CCW क्या बाय डिफॉल्ट है, नहीं गिवन था, गिवन लिख दी। अब आपके Z² +1 है, तो पता है आपके पास क्या क्या होगा, अच्छा 3 था ना, सॉरी 3 था, रेडियस 3 है, 1 नहीं लिखना था।
3,0 0,3 -3,0 और 0,-3 ये। तो अब आपके पास जो पॉइंट्स है z² + 1 है, तो प्लस माइनस आयोटा आएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गए पॉइंट्स, एक आगे यहाँ पे, एक पोल यहाँ आ रहा है और एक पोल यहाँ आ रहा है। ये 0,1 है, ये 0,-1 है। ये z एक्चुअली आयोटा और ये z माइनस आयोटा, अगर z के फॉर्म में लिखना है तो दोनों इनसाइड द सर्कल है। अब वैल्यू ऑफ i की वैल्यू आपके पास चाहिए, तो z आयोटा पे निकालूंगा। z ऑप्शन बड़े अच्छे, sin 1 के फॉर्म में 4 ऑप्शन, 2017 IIT रूट की क्वेश्चन है। तो पॉइंट तो आपके पास इनसाइड द सर्कल है, दोनों पॉइंट्स। यस सर। डायरेक्शन आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? 2 पाई आयोटा, बिकॉज डायरेक्शन CCW गिवन था, CCW गिवन था ना भैया, इसलिए 2 पाई आयोटा। एक R1 आ गया, एक R2 आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो R1 है वो रेसिड्यू है z आयोटा पे, R2 जो है वो रेसिड्यू है z माइनस आयोटा पे, दोनों इनसाइड। यस यस सर। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को R1 की वैल्यू चाहिए, तो रेसिड्यू z आयोटा, रेसिड्यू z आयोटा, ये रेसिड्यू z आयोटा पे अगर मेरे को रेसिड्यू की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको एक बार में डिफरेंशिएट भी कर सकता हूँ, या तो फिर मैं z² + 1 को z+i z-i लिखूँ, या तो फिर मैं इसको बोलूँ कि यार फाई z, ये फायदा उठाने की वाली बात है, साइड एस z और z आयोटा पुट कर दो। फाई z की वैल्यू कितना है सर? z² - 1 इंटू e⁻z है, और साइड एस z कितना हो गया? 2z हो गया, और मेरे को z की वैल्यू आयोटा पुट करना है। कितना आ रहा है R1 की वैल्यू? अगर आयोटा पुट कर रहा हूँ तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, ये -1 हो गया, और e⁻ आयोटा आ गया, और ये 2 आयोटा आ गया, तो ये आ गया आपके पास -2 e⁻ आयोटा अपॉन 2 आयोटा, ये आ गया। अभी 2 कैंसिल आउट नहीं किया, कर लूंगा। R1 की वैल्यू देखा आपके पास। सिमिलरली R2 कैलकुलेट करें। यस सर, सिमिलरली R2 कैलकुलेट कर लेते हैं। R2 मतलब रेसिड्यू z माइनस आयोटा, सेम आपके पास 5z अपॉन सेम फंक्शंस, और z माइनस आयोटा, तो ये कितना हो गया आपके पास पता है? फंक्शंस की वैल्यू ये था आपके पास z² -1 e⁻z, डिफरेंशिएट किया तो कितना आया? 2z, और ये z की वैल्यू माइनस आयोटा है, चलो पुट कर लेते। माइनस आयोटा का स्क्वायर करोगे आप तो -1 ही आएगा, और -1 और e की पावर z में माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2i, तो -2 आयोटा। ये मतलब इसका वैल्यू जो आ गया आपके पास R2 का वैल्यू वो ये आ गया -2 e⁻ आयोटा अपॉन -2 आयोटा। अब अगर आंसर लिखने की बारी आ गई, मेरे को आंसर लिखना है f ऑफ z dz, तो 2 पाई आयोटा, रेसिड्यू की वैल्यू आ रहा है आपके पास -2 e⁻ आयोटा अपॉन -2 आयोटा, ये था। देखिए ये रेसिड्यू है, ये पहले वाला रेसिड्यू कितना था? -2 ही था ये भी, तो -2 e⁻ आयोटा और 2 आयोटा, ये। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि साइन आई की फॉर्म में मेरे को लाना है, तो -2 बाहर निकाल लूँ अगर मैं, इसको प्लस कर ले अपन, जैसे इसको प्लस कर लेते हैं, तो इसको प्लस कर लेते हैं अपन, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। तो अगर मैं 2 बाहर निकाल रहा हूँ तो ये आ गया 4 पाई आयोटा, 2 बाहर निकाला मैं, तो पता आपके पास कितना आ रहा है? 2 बाहर निकाला मैं तो ये आ गया e⁻ माइनस आयोटा माइनस e⁻ आयोटा अपॉन 2 आयोटा, ये। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि इसमें से मैं माइनस बाहर निकाल लूँ, तो -4 पाई आयोटा, ये आ गया e⁻ आयोटा माइनस e⁻ आयोटा अपॉन 2 आयोटा। पता है ये फॉर्मूला होता है साइन 1 का, ये फॉर्मूला होता है साइन 1 का। कैसे? साइन x इक्वल टू क्या होता है? साइन x इक्वल टू e⁻i x
माइनस ई रेस पावर आई एक्स अपॉन 2i। अगर मैं एक्स जगह अगर 1 पुट कर दूं तो ई रेस पावर एक्स जगह 1 पुट कर दी, ई रेस पावर आयोटा, ई रेस पावर माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2i। अगर मैं बोल दूं कि साइन 2 का वैल्यू लिखना है मेरे को, ई रेस पावर 2 आयोटा माइनस ई रेस पावर माइनस 2 आयोटा अपॉन 2i, ये रिजल्ट साइन 1 साइन 2। तो साइन 1 का आंसर कितना आ रहा है, ई रेस पावर आयोटा माइनस ई रेस पावर माइनस आयोटा, इसलिए मैं कैंसिल आउट नहीं किया था, 2i मेरे को चाहिए था इसलिए कैंसिल आउट नहीं किया था। तो माइनस 4 पाई आंसर आपके पास आ रहा है, ये आई की वैल्यू। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि आई की वैल्यू कितना आ रहा है, तो आई की वैल्यू आ रहा है माइनस 4 पाई आयोटा साइन 1, ये मेरे पास आंसर आ रहा है माइनस 4 पाई आयोटा। चेक करो आपके पास होना तो चाहिए, माइनस 4 पाई आयोटा साइन 1, ये डी आंसर दिल्ली। वेरी गुड क्वेश्चन, गुड, ये स्टाइल इज गुड। तो डी आंसर आ गया, ये आंसर डी आंसर दिल्ली। अच्छा क्वेश्चन था, यस। एक 2018 का अगेन देखने का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी गुवाहाटी से क्वेश्चन आया था 2018 के, जिस समय क्वेश्चन आया था बहुत ही इसका डिस्कशन का पार्ट चल रहा था जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2018 में। तो 2018 का एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था। जब पेपर में क्वेश्चन आया था तो कुछ लोग का आंसर कुछ आया था, कुछ लोग का कुछ आया था, एग्जाम की बात है उस दिन 2018 में। ये आपके द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 1 अपॉन पाई जे लिखा है, क्लोज आपके पास क्लोज कंटूर है 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 है और डी जेड है। अच्छा कंटूर बना हुआ था आपके पास, मैं सब एरो बना लूँ तो ये एक्स है, ये आई वाई, ठीक है सर, ये बना दिया मैं। ये क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, जी। और यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए तो क्लॉकवाइज, दिस वन इज द क्लॉकवाइज। तो ये आपके दो कंटूर थे आपके पास, एक एंटी क्लॉकवाइज है और एक क्लॉकवाइज है। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज के अंदर 1 है, जेड इक्वल टू 1, और यहाँ पे जो है वो जेड इक्वल टू माइनस 1 है। ऐसा वाला हम लोग नाइकिस वगैरह में खूब करते हैं, और ये जेड इक्वल टू 1 वाला पॉइंट ऐसा करके था हमारे पास। अगर मैं बोलूँ कि देखो मेरे पास डिनोमिनेटर ऑफ जेड इक्वल टू अगर मैं 0 पुट करूँ तो जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो जेड की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगा। तो जेड की वैल्यू प्लस 1 आपके पास, तो z1 इक्वल टू प्लस 1 बोल दो, z2 इक्वल टू बोल दो माइनस 1, तो एक प्लस 1 एक माइनस 1। तो आपके पास जो प्लस 1 है वो z1 मान लेते हैं, z इक्वल टू z1, और ये आपके पास z इक्वल टू z2 इज द माइनस 1, ये। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे को अगर फाइंड आउट करना है कि ये तो इनसाइड द कंटूर है, एंटी क्लॉकवाइज वाले कारण अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, तो 1 अपॉन जो पाई जे है उसको बाहर रहने दो, ये आपके पास जो कंटूर है इसकी वैल्यू अगर मेरे को सॉल्व करना है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसा बोल दूं कि जो कंटूर है आपके पास एक एंटी क्लॉकवाइज वाला ले लेते हैं अपन, 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 डी जेड। तो एक कंटूर को दो कंटूर में डिवाइड कर लिए, एंटी क्लॉकवाइज वाला कंटूर एक ले लिया और एक क्लॉकवाइज वाला ले लेते हैं, 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1। ऐसा नहीं लिखना है तो फिर आपको नॉर्मल तरीका से लिख सकते हैं। ये क्लॉकवाइज है आपके पास, तो एंटी क्लॉकवाइज आपके पास कौन सा, ये 1 है, इसको मैं एक कंटूर बोल देता हूँ कि ये कंटूर है C1, ये, और ये कंटूर है आपके पास C2। तो जो C कंटूर था वो दो कंटूर में डिवाइड हो गया, तो ACW आपके पास C1 हो गया और CW इक्वल टू C2 हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे जो कंटूर C था वो दो कंटूर में डिवाइड हो गया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, देखो जरा ध्यान से। अच्छा ऐसा करने से क्या हुआ कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये 1 अपॉन पाई जे है, या पाई आयोटा भी लिख सकता हूँ, आपको पता है कि आयोटा भी लिखा जा सकता है। अच्छा इसका आंसर मेरे को अगर लिखना है इस वाले का एंटी क्लॉकवाइज से, तो 2 पाई आयोटा होगा, और यहाँ पे जो रेसिड्यू होगा, पता है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा रेसिड्यू था, जेड इक्वल टू 1, तो रेसिड्यू जेड इक्वल टू 1 के कारण होगा ये। अब यहाँ पे आपके पास पता माइनस 2 पाई आयोटा होगा, क्यों माइनस 2 पाई आयोटा, बिकॉज ऑफ द क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज के कारण 2 पाई आयोटा, ये माइनस 2 पाई आयोटा, बट यहाँ पे जो रेसिड्यू होगा वो जेड इक्वल टू माइनस 1 के कारण, ये क्यों, क्योंकि जेड इक्वल टू माइनस 1 वाला रेसिड्यू यहाँ पे, ये इनसाइड दिस वन। इसलिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था कि आपके पास जब आप सॉल्व करने जा रहे हो जेड इक्वल टू 1 के लिए, तो आपके पास जो फॉर्मुला होगा दोनों फॉर्मुले में चेंज है, माइनस 2 पाई आयोटा इस वाले केस के लिए, इस वाले केस के लिए 2 पाई आयोटा। अलग बात है कि एक कंटूर में एक ही चीज है, मतलब एक कंटूर के अंदर एक जेड इक्वल टू 1, एक के अंदर जेड इक्वल टू माइनस 1 है। जो मैं रेसिड्यू जेड इक्वल टू 1 के कारण निकाल रहा हूँ, तो 2 पाई आपके पास पाई आयोटा अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो पाई आयोटा कैंसिल आउट हो गया,
पाई आयोटा कैंसिल आउट हो गया, तो ट्वाइस ऑफ रेसिड्यू जेड इक्वल टू 1। तो रेसिड्यू जेड इक्वल टू 1 के कारण अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं तो मैं चाहूं तो इसको डिफरेंशिएट भी कर सकता हूं। ऊपर वाला आपके पास अगर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, फाइव जेड की वैल्यू 1 है, या तो फिर मैं जेड प्लस 1 और जेड माइनस 1 लिखूं, कि मैं ऐसा ऐसा फॉर्मूला लगा के लिखूं। विदाउट फॉर्मूला लिख सकता हूँ, 2z लिख सकता हूँ डायरेक्ट, कि सर मैं तो सर 1/2z लिख लेता हूँ, इतना तो पढ़ा चुका हूँ यार कि डिफरेंशिएट कर दिए। ये 5z की वैल्यू 1 हो गई, साई जेड का डेरिवेटिव 2z हो गया, और जेड की वैल्यू कितना होगा सर, जेड इक्वल टू 1 है। तो सर यहाँ पे ये जेड इक्वल टू वैल्यू 1 है सर, तो जेड इक्वल टू 1 वैल्यू है सर। यहाँ पे भी कितना होगा, ये माइनस है, 2 पाई आयोटा तो बाहर निकल चुका है। यहाँ पे भी कितना होगा सर, 1/2z होगा। बट यहाँ पे जेड की वैल्यू कितना होगा सर, जेड की वैल्यू -1 है। ये इससे हुआ क्या कि 2 तो बाहर था, जेड के लिए 1 पुट किया तो 1/2 आ गया। यहाँ पे जेड के लिए -1 पुट किया तो -1/2, पहले से माइनस था तो +1 आ गया, +1/2 हो गया। पता आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। दिस ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, और इस क्वेश्चन का आंसर 2 था। बहुत सारे लोगों का 0 आ गया था, कई लोग सोचे कि ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बट डायरेक्शन आपके पास फॉर्मूला भी अलग होता है ना, और पोल्स भी अलग अलग है, एक 1 है एक -1 है, और फॉर्मूला भी अलग अलग, तो ओवरऑल मिलके प्लस हो गया। दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हो कि सर जेड इक्वल टू 1 है तो मैं जेड टेंस टू 1 करूंगा और जेड -1 इससे मल्टीप्लाई करूंगा और फिर जेड की जगह 1 पुट करूंगा, एक ही बात है यार। जेड प्लस 1 जेड -1 करोगे तो जेड -1 कैंसिल आउट, जेड प्लस 1 बचेगा, जेड की जगह 1 पुट करोगे 1/2 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जेड इक्वल टू -1 सर मैं टेंस करूंगा सर, तो जेड प्लस 1 है जेड -1 है, तो जेड प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड -1 बचेगा और जेड की जगह -1 पुट करोगे तो -1/2 आ जाएगा। बाहर पहले से माइनस है बिकॉज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फिर +1/2 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया और बाहर 2 तो था, तो आंसर इज 2। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, आप ज्यादा अपना वो ना करें क्या कि सर ये दो कंटूर, एक कंटूर को दो कंटूर में डिवाइड किया है, आपको इतना नहीं सोचना है कि दो कंटूर के एक कंटूर में डिवाइड किया, तो भी आप नॉर्मल वो तो मैं लिख दिया देखने के लिए, अच्छा नहीं तो आप सीधे ही z+1 के लिए निकालने जाते कि सर मेरे को रेसिड्यू इसके कारण निकालना है, फिर मेरे को रेसिड्यू -1 के कारण निकालना है, क्योंकि रेसिड्यू आपके पास जब भी हम निकाले तो कंटूर के अंदर तो है, चाहे वो 1 हो चाहे -1। तो मैं ऐसा भी कर सकता था कि 2πj सीधे ही लिखता और मैं बोल देता कि आपके पास लिखना है, लेकिन फिर मेरे पास ना फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है क्योंकि एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं R1 R2 तो लिख सकता था कि R1 + R2 है, जेड इक्वल टू 1 के कारण R1, जेड इक्वल टू 2 के कारण जेड इक्वल टू -1 के कारण R2, लेकिन फिर फॉर्मूले में माइनस तो आता ना क्लॉकवाइज वाले के कारण। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए लिखने का स्टाइल, और इसमें ज्यादा इशू ना करें, डिफरेंशिएट करके लिख दिया हम क्योंकि हम जानते हैं ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, 2019 का आपके पास क्वेश्चन, IIT मद्रास का क्वेश्चन ये, अगर ध्यान से देखा जाए आपके पास क्या है, द वैल्यू ऑफ द कंट्रोल इंटीग्रल दीजिए ओवर द यूनिट सर्कल। अच्छा, सबसे सिंपल जो फॉर्मेट होता है वो यही होता है, क्या फॉर्मेट होता है कि एक यूनिट सर्कल ले लो आप, ये जो सभी को पसंद है आईडी के प्रोड्यूसर को, जिसका जिसका सेंटर 0,0 है, रेडियस 1 है तो 1,0, लेफ्ट साइड -1,0, ये ऊपर वाला 0,1, नीचे वाला 0,-1, ठीक है। ये अब आपके पास ध्यान से देखा जाए आपके पास कैसा द वैल्यू ऑफ द कंटूर है z+1/z का होल स्क्वायर। तो फंक्शंस की बात अगर की जाएगी, फंक्शन कैसा है, f ऑफ z की वैल्यू क्या है, f ऑफ z की वैल्यू है z+1/z का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। अगर a का स्क्वायर करोगे तो z² आएगा, b का स्क्वायर करोगे तो 1/z² आएगा, और 2ab करोगे तो 2 आ जाएगा। ये f ऑफ z की वैल्यू, और z इक्वल टू 0 पे इन्फाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब सिंगुलर पॉइंट जो है वो z इक्वल टू 0 पे, सिंगुलर पॉइंट जो है वो z इक्वल टू 0 पे, क्योंकि z इक्वल टू 0 पे, ऐसा क्यों, क्योंकि f ऑफ 0 की वैल्यू इन्फाइनाइट है, f ऑफ 0 की वैल्यू इन्फाइनाइट है, तो सिंगुलर पॉइंट z इक्वल टू 0 पे। अब z इक्वल टू 0 पे सिंगुलर पॉइंट है तो आपके पास यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट है, आप पोज भी बोल देते, वैसे तो यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बोल सकते हैं क्योंकि 1/, तो है, तो आपके पास है z इक्वल टू 0 पे, आपके पास है सिंगुलर पॉइंट है। अच्छा, मेरा बोलने का मतलब ये है कि इस फंक्शन में ध्यान से देखो, इसमें कोई अगर आप सिंगुलर पॉइंट का कंसेप्ट समझते हो, अगर आप रेसिड्यू कंसेप्ट समझते हो, तो 1/z का कोफिशिएंट होना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, कैसे डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ कि सर मेरे को तो सर b1 की वैल्यू चाहिए। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं इस एक्सप्रेशन को देख के बता सकता हूँ, सीन कर सकता हूँ कि सर b1 की वैल्यू 0 है, क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ 1/z नहीं है सर, कोफिशिएंट ऑफ 1/z का कोई टर्म ही नहीं है, और b1 की वैल्यू 0 हो गई तो इसका आंसर सर, यहां से डिसीजन ले सकता हूं कि इसका आंसर सर आप 0 लिख लो सर, क्योंकि रेसिड्यू तो आएगा नहीं,
और रेसिड्यू नहीं आएगा तो आंसर विल बी 0। तो बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर में 0 लिख सकता हूँ। एक ये पॉइंट, ऐसा नहीं कि मेरा पोल्स आउटसाइड द सर्कल है इसलिए आंसर 0, क्योंकि B1 की वैल्यू नहीं आ रही। अच्छा, ये हो गया और थॉट की, बहुत अच्छा आप सोचते हो। सब तो ऐसा सोच नहीं सकते, ये बात भी सच है। नॉर्मली सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ, नॉर्मल थॉट से लेते हैं कि यार मेरे पास आई की वैल्यू कितना है, 1 अपॉन क्या लिखा है, 2 पाई जे, खूब 2 पाई जे लिखा रहता है, अपन आयोटा लिख लेंगे, कोई इशू नहीं, ये क्लोज कंटूर, ठीक है। हाँ, जेड प्लस 1 बाई जेड का स्क्वायर है तो कितना हो गया, जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे तो 2 आ गया, सीधा पॉलिनोमियल के फॉर्म में। यस सर, 1 अपॉन 2 पाई आयोटा है, हाँ, क्लोज इंटीग्रेशन, जेड इसके एलसीएम लेंगे तो जेड की पावर 4 आ रहा है सर, प्लस 2 जेड स्क्वायर आ रहा है, सही है, प्लस 1 आ रहा है अपॉन जेड स्क्वायर, यही आ रहा है। यस, और ये डी जेड था, ये क्वेश्चन था अपना। ध्यान देखा जाए तो जेड इक्वल टू 0 आपके पास रेसिड्यू पे अगर मैं सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ और मेरे को डायरेक्शन गिवन है कि क्लोज का, कंटूर का नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या लेने वाला हूँ, अब पूरी बातें चालू कर देते हैं अपन कि सर एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, क्या लिखूंगा ब्रैकेट में, बाय डिफॉल्ट, गिवन नहीं है, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब मेरे को आंसर लिखना है आपके पास, तो ये तो हो गया, बहुत ज्यादा कंसेप्ट हो गया। नॉर्मल बात करना है तो मेरा नॉर्मल बात पे अटका यहाँ पे कि 1 अपॉन 2 पाई आयोटा तो बाहर था, ये इसका आंसर कितना होगा, 2 पाई आयोटा, और रेसिड्यू आएगा आपके पास जेड इक्वल टू 0 पे, ये मल्टीपल पोल्स है, एम की वैल्यू 2 है ना। यस सर, ये 2 पाई आयोटा कैंसिल आउट हो गया। सबसे पहले तो इसको निपटा दो आप, जो बाहर वाला लिखा था, इसका मतलब है कि मेरे को रेसिड्यू निकालना जेड इक्वल टू 0 पे, मल्टीपल पोल से रेसिड्यू निकालना जेड इक्वल टू 0 पे, ये एम की वैल्यू 2 है, तो ये एक आंसर हो जाएगा। नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे निकालोगे, 1 अपॉन 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल एम की वैल्यू 2 है, लिमिट जेड टेंस टू 0 है, जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे, नहीं सॉरी, पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी जेड, जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ जेड में, जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो गया 1 फैक्टोरियल था, लिमिट जेड टेंस टू 0 लिखी दो यार बाहर। अभी मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूँ पूरे फंक्शंस को, उसमें से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बताओ क्या होगा, जेड की पावर 4 प्लस 2 जेड स्क्वायर प्लस 1, बताओ डिफरेंशिएशन करो इसको और फिर जेड टेंस टू 0 पुट करना, तो मेरे पास है लिमिट जेड टेंस टू 0, और डिफरेंशिएशन भी करने वाला हूँ, जेड की पावर 4 का कितना हो गया, 4 जेड क्यूब हो गया, फिर 2 जेड स्क्वायर 4 जेड हो गया, और 1 का 0 हो गया। अब बताओ जेड की जगह 0 पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा, सर जेड की जगह 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, आंसर ही 0। इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं लगा, नॉर्मल मैथ सॉल्व कर दिए, आई की वैल्यू 0 आ गया, ऐसा नहीं कि रेसिड्यू नहीं था, रेसिड्यू था लेकिन आंसर 0 आ गया आपके पास। देखो, अच्छा, इस कंसेप्ट में मेरे को पता था कि 1 बाई जेड का कोई टर्म नहीं है, तो कोफिशिएंट 1 बाई जेड का नहीं था, इसलिए b1 की वैल्यू 0, रेसिड्यू की वैल्यू 0, और फिर आपके पास आंसर आ गया। इसमें भी आपके पास जब हम सॉल्व किए तो रेसिड्यू 0 ही आ रहा है, बट फिर भी 2 पाई आया होता तो कैंसिल आउट हो गया था, तो कोई बात नहीं है। तो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने बेहतरीन है किसी टॉपिक के बारे में, किसी कंसेप्ट के बारे में, ये हम पे डिपेंड करता है हम कैसे सोचते हैं। एक नॉर्मल थॉट के साथ तो सब लोग सोचते ही, तो मैं हमेशा दोनों थॉट की बात करता हूँ कि नॉर्मल स्टूडेंट भी देख सके क्या हो रहा है। ठीक है, दो 2007 IIT कानपुर का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, 25 में चालू कर देना। 2007 IIT कानपुर का एक क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस इज 1 प्लस जेड स्क्वायर है, वेयर सी इज द कंटूर, डायरेक्शन नहीं दिया है, लेकिन मेरे पास कंटूर आपके पास जो लिखा है वो लिखा है जेड माइनस आयोटा बाई 2। अच्छा, कंटूर जब लिखा रहता है ऐसा आपके पास, तो बहुत बार मैं बोलता हूँ कि हम देख भी सकते हैं करके कौन सा इनसाइड है, जेड इक्वल टू जेड 1, कितना आएगा आपके पास, 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर के लिए माइनस 1 तो प्लस आयोटा, ये आयोटा। अगर मैं इसको देखूं कि क्या हो रहा है आयोटा पुट करने से, सर आयोटा माइनस आयोटा बाई 2 पुट करूंगा तो माइनस 1/2 आ जाएगा, आयोटा बाई 2 आ जाएगा। आयोटा बाई 2 का मॉड कितना होता है, 1/2 होता है, वो लेस देन 1 आएगा, बिल्कुल सर, इसका मतलब ये इनसाइड है, यस ये इनसाइड है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ले लूं, जेड इक्वल टू जेड 2 माइनस आयोटा, अगर मैं माइनस आयोटा पुट कर दूं और माइनस आयोटा बाई 2 था तो माइनस 3 आयोटा बाई 2 आ जाएगा, मॉड करूंगा तो 3/2 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब आउटसाइड है। इसका मतलब है कि मेरे पास Z1 जो पॉइंट्स होगा वो इनसाइड द सर्कल है और आउटसाइड द सर्कल है, जेड इक्वल टू आयोटा, तो जेड इक्वल टू आयोटा के कारण मैं फाइंड आउट करूंगा, और मेरे को अगर आंसर लिखना है तो मेरे को पता है कि ये आंसर हो गया 2 पाई आयोटा। कैसे प्लस कैसे कर लिए सर, मैं CCW को जो है ना वो बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर लिया, सही है, और सर जब बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर लिया तो मेरे को रोकने वाला तो कोई है नहीं,
अब मेरे को फाइंड आउट करना है तो बस मैं रेसिड्यू फाइंड आउट कर लूंगा जेड इक्वल टू आयोटा पे, बस और फिर मेरा काम हो जाएगा। जेड इक्वल टू आयोटा इनसाइड द सर्कल। जेड इक्वल टू आयोटा पे अगर मेरे को रेसिड्यू निकालना है तो मेरा तो आंसर एक ही स्टेप में नहीं आ गया। कैसे? 2 पाई आयोटा डिफरेंशिएट नहीं कर दूं क्या? हाँ सर 1 प्लस जेड स्क्वायर है तो डिफरेंशिएशन कितना होगा सर 2z आएगा, और जेड की जगह आयोटा ना पुट कर दो। बिल्कुल सही बात। कितना हो गया आंसर सर? 2 पाई आयोटा तो था ही, और ये 1/2 आयोटा हो गया। 2 आयोटा कैंसिल आउट भाई साहब, पाई आंसर। पाई आंसर क्वेश्चन में देखोगे तो पाई मिल जाएगा आपको। देखो पाई आंसर बी। इसको बोलते हैं बहुत फास्ट मोड में एग्जीक्यूट करना। सर्कल बनाया नहीं अपन, सिंपल इसको डिवाइड भी नहीं किया जेड प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा में, सीधे डिफरेंशिएट करके निपटा दी, जिसको बोलते हैं फास्ट प्रोसेस। आप कई लोगों को ये पसंद नहीं हो सकता कि सर ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है सर, मेरे को तो सर ये अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है सर? मेरे को तो ये अच्छा लगता है कि सर 1 प्लस जेड स्क्वायर को सर जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा लिखते हैं तो, और फिर सर जेड इक्वल टू आयोटा पे निकालते तो जेड टेंस टू आयोटा, और फिर सर अपन लिखते हैं सर जेड माइनस आयोटा। मतलब सर मेरे को तो रेसिड्यू ऐसा अच्छा लगता है कि रेसिड्यू लिखूं मैं जेड इक्वल टू आयोटा पे, फिर लिमिट लिखूं जेड टेंस टू आयोटा, फिर जेड माइनस आयोटा लिखूं, और फिर ये पूरा का पूरा फंक्शन लिखूं 1/जेड प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा। फिर जब कैंसिल आउट करो तब कैंसिल आउट करूं, और 1/जेड प्लस आयोटा में अब जेड इक्वल टू आयोटा अब पुट करूंगा सर, और अब आएगा सर मेरा 1/2 आयोटा, ये वाला, ये सेम। लेकिन सर मजा मेरे को इसमें आता है, इस वाले में मजा आता है, ये रेसिड्यू लिखने में। कोई सुनी? और सर वो जेड माइनस आयोटा बाई 2 का आप सर्कल बनाए नहीं थे सर? मैं तो सर वो बनाना पसंद करता हूँ। क्या कि सर जेड माइनस आयोटा बाई 2 मॉड 1। मैं वैसा बोलता हूँ, इसको कैसा लिखूं? जेड माइनस ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू आर। अगला स्टेप क्या करूं? ए की वैल्यू 0, आयोटा बी की वैल्यू 1/2, ब्रैकेट ओपन करोगे तो वही आ जाएगा। हाँ वही आ जाएगा, फिर 1। चलो बताओ ए कितना है सर? ए 0। बी कितना है? बी सर 1/2, और आर कितना है? 1 है। मतलब एक सेंटर है जिसका ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1/2 है। एक सर्कल बनाया अपन, ये सेंटर है 1/2। 1/2 से 1 जाएंगे तो 3/2 पे ऊपर जाएगा, और नीचे -1/2 पे आएगा। तो 1/2 से आएगा आपके पास ये 1/2 -1/2, इसका मतलब ये हो गया कि 1/2 एक आपके पास सेंटर बनेगा, और ये मेरे पास बनेगा ये x। सेंटर कहाँ बना? ये 0,1/2 पे, और ये 1 से ऊपर जाएगा तो ये कट होगा 0,3/2 पे, और नीचे अगर 1 आएगा तो ये आएगा आपके पास 0,-1/2 पे, क्योंकि रेडियस 1। डायरेक्शन दिया नहीं दिया सर तो एंटी क्लॉकवाइज ले लो बाय डिफॉल्ट। ये किसी को बनाना होता तो ऐसा बनता। ऐसा क्यों बना आपके पास? ये सर्कल 0,0 सेंटर ये है, लेकिन ये सेंटर यही है, इसमें तो सेंटर ये सेंटर ही है, बट फिर भी मेरे को ये वाला पॉइंट बनाना रहता है एक्सिस का, जहाँ पे मैं 0,0 दिखा सकूं कहीं ना कहीं। अच्छा मेरे पास पॉइंट्स क्या क्या था सर? जेड के आयोटा सर 0,1 और 0,-1। पता है 0,1 और 0,-1 कहाँ होगा? 0,1 यहाँ पे होगा, ये 0,1, और यहाँ पे होगा 0,-1। तो ये इनसाइड जेड इक्वल टू यही वाला पॉइंट जो होता है, यही वाला जो पॉइंट होता है वो जेड इक्वल टू आयोटा होता है, और यही वाला जो पॉइंट होता है वो जेड इक्वल टू माइनस आयोटा होता है। ये जो पॉइंट था वो इनसाइड में था, जेड इक्वल टू आयोटा, जिसको 0,1 बोलते हैं, और ये आउटसाइड में था। तो इतना फिगर बनाने की हमको जरूरत भी नहीं पड़ पाई, हम डायरेक्ट ही बना कर लिए। तो ऐसा नहीं है कि हमको आता कुछ नहीं है, सब पॉइंट्स हमको आते हैं, हम किसी को भी कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है। 2007 का क्वेश्चन था, 2013 IIT बॉम्बे का क्वेश्चन, 2013 IIT बॉम्बे का क्वेश्चन नंबर 170। अब मेरे को पता है कि यार जेड माइनस आयोटा आपके पास है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे पास पॉइंट्स क्या है? जेड माइनस आयोटा इक्वल टू कितना है? 2 है। ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि मैं अगर दो बात पे थोड़ा फोकस करूँ, जेड इक्वल टू जेड वन, पता है इसके रूट्स क्या आएंगे? जेड स्क्वायर प्लस 4 है, तो सर जेड इक्वल टू ±2 आयोटा। चलो प्लस वाला 2 आयोटा ये रख लेता हूँ। इससे होगा क्या? अगर मैं 2 आयोटा पुट कर दूँ तो 2 आयोटा माइनस आयोटा, मतलब आयोटा का मॉड 1, और 1 हमेशा 2 से कम होता है, तो इनसाइड नहीं हो गया? बिल्कुल इनसाइड हो गया, इनसाइड हो गया भैया। ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट क्या होगा? जेड इक्वल टू जेड टू। हाँ जेड इक्वल टू जेड टू, मतलब -2 आयोटा,
-2 आयोटा और पहले से माइनस आई था, -3 आयोटा का अमाउंट कितना होता? 3 होता। सर ग्रेटर देन 2 आ जाएगा ये आउटसाइड। यस, ये वाला पॉइंट आउटसाइड होगा। इतनी जल्दी मेरे को पता चल गया। ये मेरे को पता चल गया कि भैया ये इनसाइड होगा, ये आउटसाइड होगा। तो जेड इक्वल टू 2 आयोटा पे मेरे को फाइंड आउट करना है। जेड इक्वल टू 2 आयोटा पे मेरे को फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू अगर मेरे को निकालना है तो ये आ गया 2 पाई आयोटा। क्यों भैया, एंटी क्लॉकवाइज दिया था क्या? हाँ सर दिया था, एंटी क्लॉकवाइज दिया था। ACW गिवन है, नहीं गिवन होता तो सर बाय डिफॉल्ट लिख लेता मैं। ठीक है, और आंसर में सर रेसिड्यू जेड इक्वल टू 2i। सर जेड इक्वल टू 2i पे रेसिड्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि -2i तो बाहर आ रहा है सर, -2i बाहर आएगा। फिगर भी बना सकते हैं। जेड इक्वल टू 2i पे अगर मेरे को रेशियो निकालना है तो आंसर लिखूं, अगर आप परमिशन दोगे तो मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा। ऊपर क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 4 है, रहने दो। नीचे क्या होगा सर, जेड स्क्वायर प्लस 4 है तो 2z आ गया। डिफरेंशिएट मार दिए भैया, जेड इक्वल टू 2i पुट करना था। 2 पाई आयोटा था ये, जेड स्क्वायर के है तो 2i का स्क्वायर किया तो -4 हो गया, -4 और 2z कितना हो गया 4i। पता कितना हो गया, आई कैंसिल आउट 2 से तो डिवाइड बाई ये आ गया, तो माइनस यहाँ से क्या क्या आ गया, ये आयोटा कैंसिल आउट, 4 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 बचा और ये -8 पाई अपॉन 2, -4 पाई आ रहा है, -4 पाई, -4 पाई इज द आंसर। यस सर, -4 पाई इज द आंसर। ये पाई का आंसर। ये क्या किया हम लोग, 5z अपॉन ये वाला कंसेप्ट लगा दिए, ये जो हम जानते हैं हमेशा, 5z अपॉन साई डेस जेड और z इक्वल टू 2i पुट कर दी। ये और हमको अगर रेसिड्यू नॉर्मल निकालना होता तो रेसिड्यू z इक्वल टू 2i पे, तो ऐसे दुनिया वाले करते, रेसिड्यू z इक्वल टू 2i पे लिमिट z टेंस टू 2i, z माइनस 2i f ऑफ z, फिर f ऑफ z करते z -2i, यहाँ से कैंसिल आउट होता है, क्या बचता पता है, z स्क्वायर माइनस 4 बचता ऊपर और नीचे बचता z -2i तो गया तो z प्लस 2i बचता, और इसमें पुट करते हैं अपन z की वैल्यू 2i, तो z के लिए 2i का स्क्वायर करते तो -4 और ये z प्लस 2i तो ये 4i होता, तो -8 अपॉन 4i ये रेसिड्यू आता है, -8 अपॉन 4i ये रेसिड्यू। सेम, ये सेम आंसर, आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर चेंज नहीं होगा। ये क्लियर है आपको? स्क्रीन में आ रहा होगा ना, उसमें चल रहा है, वो चल रहा है ना, ठीक है। तो ये हमको क्लियर है, तो 2013 का क्वेश्चन था। फिगर भी आप बना सकते हैं, आपको लगता है कि सर जेड माइनस आयोटा का फिगर बनाएंगे तो बना लो यार, आप बना लो, आपके पास ये फिगर बना लो, होमवर्क लिखा, ये होमवर्क लिखा आपके पास, ये फिगर ड्रॉ करके बनाओ, ये फिगर ड्रॉ करके बनाओ। तो क्वेश्चन नंबर 170 हो गया आपके पास, 2021 का क्वेश्चन आपके पास हम ले रहे हैं, IIT बॉम्बे का। लेट -1 माइनस जे 3 माइनस जे 3 प्लस जे -1 प्लस जे बी द वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगुलर सी इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, उसमें रेक्टेंगुलर दिया है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में रेक्टेंगल कंटूर दिया है, एज्यूमिंग सी इज द ट्रेवर्स इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा हमको सर्कल की आदत है। इसका मतलब है मैं अगर XY प्लेन अगर ले लूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं XY प्लेन पूरा लेना चाहता हूँ, XY प्लेन पूरा मैं ऐसा लेना चाहता हूँ अच्छे से, ये x आयोटा y, और मैं पॉइंट्स लेना चाहता हूँ कि क्या पॉइंट्स है मेरे पास, क्या क्या पॉइंट्स है मेरे पास, -1 माइनस जे, पता है -1 और माइनस जे यहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट्स होगा, एक होगा -1 माइनस जे, यस सर। फिर पॉइंट्स क्या होगा, 3 माइनस जे, 3 माइनस जे, तो 1 2 3, 3 माइनस 3, ये क्या था, -1 प्लस जे होगा, ये वाला पॉइंट, ये हुआ -1 प्लस जे पॉइंट हुआ ये, और -1 माइनस जे पॉइंट यहाँ आएगा, -1 माइनस जे वाला पॉइंट यहाँ आ रहा है। फिर पॉइंट्स क्या आ रहा है, 3 माइनस जे 3 प्लस जे, तो ये 1 ये 2 ये 3, फिर 3 प्लस जे और ये 3 माइनस जे, ये आएगा आपके पास 3 प्लस जे और ये 3 माइनस जे। ऐसे 4 पॉइंट दिए थे, बोला था रेक्टेंगुलर बनेगा, तो बन भी रहा है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर बन भी रहा है, ये रेक्टेंगुलर बन भी रहा है।
अच्छा डायरेक्शन क्या है सर? CCW कैसे गिवन है सर? कैसे जा रहा है? ये ऐसा ऐसा ये ऐसा, ये CCW। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है आपके पास -1 है, वहाँ पे कितनी है 3 है। ये आपके पास एक कंटूर दिया है, ये गिवन है, डायरेक्शन भी गिवन था। यस, ये वर्टाइसिस दिया था रेक्टेंगुलर सी के, तो आपका कंटूर रेक्टेंगुलर। अब जेड इसके -4 है तो पता कहाँ पे होगा? ओरिजिन पे होगा आपके पास ये पोल्स, जेड इक्वल टू 0,0 पोल्स। और पता है जेड इक्वल टू 4 आपके पास यहाँ होगा, तो जेड इक्वल टू 4 यहाँ पे ये होगा, क्योंकि जेड इक्वल टू 3 तो ये है। यहाँ देखा जाए इस जगह पे 3 है, यहाँ इस जगह पे 3,0 ये वाला पॉइंट, जेड इक्वल टू 4 आउटसाइड होगा, तो ये हो गया आउटसाइड, ये हो गया आउटसाइड, और ये पॉइंट्स क्या हो गया? इनसाइड हो गया, और वो भी मल्टीपल पोल्स। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अगर मेरे को इसका आंसर लिखना है तो आई की वैल्यू हो गया आपके पास 2 पाई आयोटा और रेसिड्यू जेड इक्वल टू 0। ये अब ठीक है, अगर मेरे को आंसर ही लिखना है तो 2 पाई आयोटा तो था ही, रेसिड्यू जेड इक्वल टू 0 है, वो भी मल्टीपल पोल्स है, एम की वैल्यू 2 है, तो 1/2 - 1 फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंस टू 0 डी बाई डी जेड स्क्वेयर एफ ऑफ जेड। क्या हुआ? अब जेड स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई आयोटा तो था ही, 1/1 फैक्टोरियल हो गया, लिमिट जेड टेंस टू 0 हम कभी भी लिख सकते हैं आगे भी, डी बाई डी जेड। डिफ्रेंसिएशन क्या आया सर? 1/z - 4 आया। चलो डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो 2 पाई आयोटा, ये आ गया 1, ये आ गया आपके पास डी बाई डी जेड। करूँ मैं परफॉर्म करूँ? यस सर, z-4, वैसे तो सक्सेसिव डेरिवेटिव इतना पड़े कि डायरेक्ट लिख सकते हैं, z-4 इधर लिखा, 1 का 0 -1, और इसमें पुट कर दिया मैं z इक्वल टू 0। पता कितना है z इक्वल टू 0? तो -4 का स्क्वायर 16, पहले से माइनस था, तो 2 पाई आयोटा के साथ आ रहा है -1/16। पता कितना हो गया? -पाई आयोटा बाई 8। ये आंसर आएगा, -पाई आयोटा बाई 8। एक ही बात है, दोनों एक ही बात होता है। ये आंसर, द गुड, ये गुड क्वेश्चन है, ये गुड क्वेश्चन है।